हाय फ्रेंड्स। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है ये पहली वीडियो होने वाली है जो मैं नई बुक शुरू कर रहा हूँ, द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले। फ्रेंड्स, ये बुक स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस बेस्ड सेल्फ हेल्प बुक है जो मुख्यतः प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जीना है वो सिखाती है। अगर मैं इस बुक के कोर आइडिया की बात करूं तो ये बुक का मैसेज यही है कि सफरिंग यानी दुख की जड़ हमारा ब्रेन है, खासकर वो ब्रेन जो पास्ट और फ्यूचर में भटका हुआ रहता है। लेकिन अगर हमें क्लियरिटी और हैप्पीनेस चाहिए तो वो हमें सिर्फ प्रेजेंट में ही मिलती है। अगर मैं इस बुक के फिलोसफिकल टोन की बात करूं तो फ्रेंड्स, इस बुक का मैं कोर आइडिया कह सकता हूं कि भारत से बौद्धिज्म या शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत या चाइना जैन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। अब ये बुक किन लोगों को पढ़नी चाहिए? मेरे ख्याल से सभी लोगों को जो लोग ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, बिना मतलब की एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एंगर कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, ओसीडी, इंट्रूसिव थॉट्स या मेंटल नॉइज से जूझ रहे हैं, तब ये आपके लिए बुक लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अगर मैं वहीं साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो जो लोग फास्ट रीडर हैं उनके लिए बुक नहीं है, आपको इस बुक को धीरे ही पढ़ना चाहिए। तो शुरू में हो सकता है बुक आपको ये थोड़ा हैवी लगे, लेकिन फिर भी मेरी इस छोटी सी प्रेजेंटेशन, जिस तरह से मैंने इस बुक को समझा है, उससे शायद इस बुक को समझने में आपको हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं चैप्टर 1 को शुरू। यू आर नॉट योर माइंड, यानी आप अपना माइंड नहीं है। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप अपने थॉट्स हैं या थॉट्स को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एकार्ट टोले यहीं से पूरी बुक की फाउंडेशन रख देते हैं। अगर ये चैप्टर सही से समझ में आ गया तो आगे की बुक अपने आप आपके लिए खुलने लग जाती है। द रूट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, मानव दुख की जड़। फ्रेंड्स, टोल स्टार्टिंग में बहुत ही डायरेक्टली इस बात को बोलते हैं कि मनुष्य, मतलब हम लोगों का अधिकतर जो दुख है वो बाहर से नहीं आता बल्कि अंदर से ही पैदा होता है। और उस दुख का मेन सोर्स क्या है? हमारा ब्रेन। यहां माइंड से मतलब लगातार चलती हुई थिंकिंग की बात हो रही है। पास्ट की मेमोरीज, फ्यूचर की इमेजिनेशन, जजमेंट्स, लेबल, और सबसे बड़ी बीमारी, अपने आप से बात करना। हम में से ज्यादातर लोग 24 घंटे सातों दिन थिंकिंग मोड में लगे रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते क्या है? मैं वही हूं जो कि मेरे थॉट्स हैं। और सारी सफरिंग की शुरुआत यहीं से होती है, आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, माइंड से चिपक जाना। टोले यहां बताते हैं माइंड से आइडेंटिटी हो जाना, इसका मतलब ईगो आपके अंदर पैदा हो चुका है। जब आप अपने आप से कहते हैं कि मैं बहुत गुस्सैल हूं, या मैं डिप्रेस्ड रहता हूं, मैं तो फेलियर हूं, या हमेशा मेरे साथ ही कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, असल में आप क्या कह रहे हैं? आप एक थॉट को अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके दिमाग में एक विचार आता है कि यार मैं तो यूजलेस हूँ। हालांकि मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, इस बुक में पॉजिटिव भी होती हैं चीजें। कि आपने सोचा कि यार मैं नेगेटिव हूँ। अब अगर आपने उसे बिना देखे एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा? आपका वही विचार, आपका वही थॉट आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी आपके इमोशंस को ड्राइव करती है, और इमोशन ही आपका फाइनली बिहेवियर बनता है, और वही बिहेवियर लाइफ पैटर्न बन जाता है। और फिर फाइनली आप क्या कहने लगेंगे कि यार मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, जबकि शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिर्फ एक विचार से। यू आर नॉट द वॉइस इन योर हेड। फ्रेंड्स, तोले यहाँ एक बहुत ही पावरफुल लाइन कहते हैं, द वॉइस इन योर हेड इज नॉट हु यू आर। अब जरा इस बात को जरा ध्यान से समझिए। आपके दिमाग के अंदर एक कांस्टेंट नैरेटर चलता रहता है जो कमेंट करता रहता है, आप कंपेयर करता रहता है, जज करता है, प्रिडिक्ट करता है, और डराता भी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप उस आवाज को सुन पा रहे हैं तो क्या आप वो आवाज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। आप वो नहीं हो सकते जो बोल रहा है। हाँ, आप कौन है? आपकी अवेयरनेस या चेतना वो है जो उस आवाज को सुन रही है। अवेयरनेस, द रियल यू, असली आप यहां पर कौन है? टोले यहां इंट्रोड्यूस करते हैं एक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, अवेयरनेस, यानी कॉन्शियसनेस, चेतना या चेतना प्रवाह। अवेयरनेस का मतलब थॉट्स को देख पाने की क्षमता, इमोशंस को ऑब्जर्व कर पाना, और बिना जज किए नोटिस करना। जब आप कहते हैं कि मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरे दिमाग में डर चल रहा है, इसका मतलब वो डर यानी वो विचार आप नहीं हो सकते, आपका ब्रेन आप नहीं हो सकते,
आप सिर्फ दृष्टा यानी ऑब्जर्वर हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी इसी समय अपने दिमाग से कहिए कि अभी अगला थॉट नहीं लाना है, और सपोज आप किसी तरह से इसे करने में सफल हो जाते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीट साइलेंस होगा, कोई विचार नहीं होगा, एक खालीपन होगा, एक अवेयरनेस होगी। और यही गैप, यही साइलेंस, यही आप है। टोलियां कहते हैं दैट गैप बिटवीन द थॉट्स इज द डोरवे टू प्रेजेंस। कंपल्सिव थिंकिंग, बिना रुके सोचते रहना। फ्रेंड्स, हम इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंपल्सिव थिंकिंग। मतलब सोचने का कोई चॉइस नहीं है, दिमाग अपने आप चलता रहता है और आप उसे रोक भी नहीं सकते। दिमाग एक ऐसी मशीन बन चुका है जो बिना जरूरत के भी चलता रहता है, और ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स के साथ। माइंड यूजफुल तो है, लेकिन टूल के रूप में। उसे हमारा मालिक नहीं बनना है, हमारा मास्टर नहीं बनना है। लेकिन असलियत में क्या हो चुका है? हमारा माइंड हमारा मास्टर बन चुका है और आप उसके गुलाम। पास्ट एंड फ्यूचर माइंड के फेवरेट टॉयज हैं। माइंड कभी भी प्रेजेंट में नहीं जीता। उसके दो फेवरेट जोन हैं, पास्ट और फ्यूचर। अगर वो पास्ट में चल रहा है तो आप रिग्रेट करेंगे, गिल्ट, पुरानी मेमोरीज आपको आएंगी। अगर वो फ्यूचर में है तो डर होगा, एंग्जाइटी होगी या उम्मीद होगी। अब प्रॉब्लम क्या है? पास्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर अभी आया नहीं है, रियलिटी सिर्फ नाउ, अभी की है। लेकिन दिमाग आपको खींचकर नॉन एग्जिस्टिंग टाइम में फेंक देता है, और यही सभी दुखों का जड़ है। बौद्धिज्म के कहते हैं ना, सर्वम दुखम, वो यही है। टाइम इज अ साइकोलॉजिकल इल्यूजन। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस चैप्टर की बहुत मजबूत लाइन में इसे कहूंगा, द साइकोलॉजिकल टाइम इज एन इल्यूजन, क्लॉक टाइम इज प्रैक्टिकल। जैसे आप कहीं अपॉइंटमेंट देना है, कोई प्लानिंग करनी है, कहीं घूमने जाना है, ये क्लॉक टाइम है। लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम क्या है? बार बार दिमाग में थॉट्स आना कि काश ऐसा ना हुआ होता, अगर ऐसा हो गया होता तो ये हो जाता, और अगर वो हो जाएगा तो मुझे कितना अच्छा मतलब कितना मजा आ जाएगा। और यही सब अपने असली दुखों का कारण बन के आता है। ईगो मतलब फॉल्स सेल्फ, अहंकार। अहंकार क्या है? फ्रेंड्स, ईगो कोई घमंड या प्राइड नहीं है। ईगो का मतलब क्या है? माइंड मेड आइडेंटिटी। फ्रेंड्स, ईगो बनता है थॉट्स से, स्टोरीज से, लेबल से। सबसे बड़ी बात, लेबल्स। जैसे कि मैं अमीर आदमी हूं, या फिर मैं विक्टिम हूं, मैं विक्टिम कार्ड प्ले करता रहता हूं, या फिर मैं स्पिरिचुअल हूं, या मैं सुपीरियर हूं। ये सब आइडेंटिटीज टेम्परेरी हैं। लेकिन ईगो क्या चाहता है आपसे? कंट्रोल, वैलिडेशन, अटेंशन, और हर समय सही होना। ईगो की यही प्रायोरिटीज है, और यही ईगो आपके अंदर डर, गुस्सा और जलन पैदा करता है। ईगो को पेन क्यों चाहिए? फ्रेंड्स, एक शॉकिंग बात है। ईगो पेन से फीड होता है। ऐसा क्यों? पेन होगा तो आप कहानी बनाएंगे, कोई कहानी बनेगी आपके ब्रेन में, तो आइडेंटिटी मजबूत होती है, और जैसे ही आइडेंटिटी आपकी मजबूत होती है, ईगो सर्वाइव करता है। इसलिए आपका माइंड बार बार आपके पुराने दुखड़ों को याद दिलाता रहेगा, दूसरों की गलतियां गिनवाता रहेगा, और खुद के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करता रहेगा। फ्रीडम बिगिंस विद अवेयरनेस। टोल यहां कहते हैं, फ्रीडम स्टार्ट व्हेन यू रियलाइज यू आर नॉट योर माइंड। इसका मतलब थॉट्स आने कभी बंद नहीं हो सकते, इमोशंस तो आएंगे, लाइफ चैलेंजेस हमेशा बरकरार रहेंगी, लेकिन अब आप उनके गुलाम नहीं रहेंगे। आप सिर्फ अपने विचारों को देखेंगे, इमोशंस को अलाउ करेंगे, बिना उनके साथ कोई रोक टोक किए, लेकिन आप प्रेजेंट में एग्जिस्ट करेंगे। द शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग टू बीइंग। फ्रेंड्स, चैप्टर 1 का सबसे बड़ा शिफ्ट, थिंकिंग बेस्ड आइडेंटिटी, ये आपको नहीं चाहिए। इससे आपको शिफ्ट करना है बीइंग बेस्ड आइडेंटिटी पर। थिंकिंग बेस्ड में मैं क्या सोच रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीइंग बेस्ड में मैं यहां हूं, मैं अवेयर हूं, और मैं जीवित भी हूं। माइंड इज अ वंडरफुल टूल, लेकिन है तो वो एक टूल ही ना। टोले माइंड को रिजेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं माइंड इज अ ग्रेट सर्वेंट बट अ टेरेबल मास्टर। जब जरूरत हो आपको प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या सीखने की, तो माइंड आपके लिए एक टूल है। लेकिन बाकी समय पर दिमाग को आराम करने दो, और आप खुद प्रेजेंट में रहो। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, डेली प्रैक्टिस की बात करते हैं। दिन में आप खुद
महसूस कीजिए कि अभी एग्जैक्टली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और क्या ये विचार सच में जरूरी है, और क्या मैं इस विचार को देख सकता हूं। बस देखना है, उसको बदलना नहीं है, कुछ भी फोर्स नहीं करना है। ओसीडी या ओवर थिंकिंग कंटेक्स्ट आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, ओसीडी या इंट्रूसिव थॉट्स में प्रॉब्लम थॉट्स की नहीं है, प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशंस की। थॉट्स, फ्रेंड्स, ये थॉट बहुत डरावना है, लेकिन वहीं आइडेंटिफिकेशन में क्या आएगा, ये थॉट मैं ही हूं। अब हीलिंग कैसे करनी है, ये थॉट माइंड का नॉइस है और मैं अवेयरनेस हूं, दिमाग का नॉइस और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, अगर मैं इस पूरे चैप्टर को एक वन लाइन समरी की बात करूं, तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं 22 दिसंबर को, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया है संस्कृत में, गतो शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। मतलब, हम उसके लिए न पछताएं जो बीत गया है, हम भविष्य की चिंता भी न करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। ये चैप्टर 2 की है। फ्रेंड्स, इससे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़े, हम चैप्टर 1 को याद करते हैं। उसमें हमने क्या समझा था, यही कि हम अपने माइंड से अलग है, हमारा माइंड एक टूल है। अब चैप्टर 2 यहां से एक कदम और आगे चलता है। दुख, पेन, सफरिंग आता कहां से है, और उससे बाहर निकलने का असली रास्ता क्या है। फ्रेंड्स, एकॉर्ड टोले का यहाँ बहुत क्लियर जवाब है। दुख यानी पेन का कारण है अनकॉन्शियसनेस, और दुख से बाहर निकलने का रास्ता है कॉन्शियसनेस। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं यहाँ अपने इस चैप्टर को, कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन, पार्ट 1। ये पेन क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसी पेन को ही समझते हैं। यहाँ एकॉर्ड टोले पेन को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला फिजिकल पेन और दूसरा साइकोलॉजिकल पेन। फ्रेंड्स, फिजिकल पेन सिंपल है, चोट लगना, कोई बीमारी होना, शरीर में दर्द होना। अगर किसी ने चाटा मार दिया तो गाल पर निशान पड़ जाता, लेकिन उस चाटे का निशान आप 10-15 मिनट में चला जाएगा और दर्द भी चला जाएगा। लेकिन उस चाटे का साइकोलॉजिकल पेन, जो कि इमोशनल पेन के रूप में आपके दिल में घर कर जाएगा। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल पेन को हम कैटेगराइज करें तो इमोशनल पेन, सैडनेस, डर, एंगर, गिल्ट, रिग्रेट, एंग्जाइटी। फ्रेंड्स, अकार्ड टोले यहाँ कहते हैं कि ये जितने भी तरह के दर्द हैं या पेन है, ये हम लोगों ने खुद बनाए हैं, और यही पेन हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा खराब भी करते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये कि इनमें से ज्यादातर ह्यूमन पेन जो है वो अननेसेसरी है, उनकी जरूरत कुछ नहीं है। मोस्ट ह्यूमन पेन इज अननेसेसरी। इट इज क्रिएटेड एज लॉन्ग एज द अनऑब्जर्व्ड माइंड रन्स योर लाइफ। ध्यान रहे, अनऑब्जर्व्ड माइंड रन्स योर लाइफ। मतलब, ज्यादातर दुख लाइफ सिचुएशन से पैदा नहीं होते, बल्कि हमारे रिएक्शन और थिंकिंग से पैदा होते हैं, जो हमारे दिमाग में चल रही होती है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, मान लीजिए उसने सच बोला या झूठ बोला, आपने उसे पर्सनली ले लिया, हुआ क्या, पेन, दुख हुआ, सहज है, इंसान है, दर्द होगा। लेकिन आपने उसे बार बार याद करके आप उसे सफरिंग मोड पर चले गए। घटना छोटी सी थी, लेकिन सफरिंग बहुत बड़ी हो गई। टाइम और पेन का कनेक्शन। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल पेन हमेशा समय से जुड़ा होता है, पास्ट या फ्यूचर। हमारे दिमाग इन्हीं दोनों जगहों पर भटकता रहता है। दिमाग अगर पास्ट में जाएगा तो रिग्रेट होगी, गिल्ट होगा, ट्रॉमा होगा। लेकिन अगर वहीं फ्यूचर में जाता है तो डर और एंग्जाइटी, घबराहट, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन इस बुक की मेन थीम ही यही है कि अगर आप आज प्रेजेंट नाउ में जीते हैं तो यहां कोई साइकोलॉजिकल पेन नहीं है। अभी इसी पल में आप खुद महसूस कीजिए कि आप सांस ले रहे हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित भी हैं, और सबसे बड़ी बात, आप जीवित भी हैं। फ्रेंड्स, पेन तभी आता है जब आपका दिमाग या तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में भागता है। पेन बॉडी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, पेन बॉडी। फ्रेंड्स, आखिर ये पेन बॉडी क्या है, किस तरह से एकार्ट टोले इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में। पास्ट इमोशनल पेन का जमा हुआ एनर्जी फील्ड। अब थोड़ा मुश्किल भाषा हुई, अब इसे सरल भाषा में समझते हैं। पुराने दुख, बचपन की साइकोलॉजिकल चोटें कह सकते हैं, रिजेक्शंस, इंसल्ट, ट्रॉमा, ये सब इमोशंस
ये वो इमोशंस है जो आपके शरीर में पूरी तरह प्रोसेस नहीं हुए और कहीं शरीर और आपके दिमाग में वे जाकर जमा हो गए और यही बन गए पेन बॉडी। अब ये पेन बॉडी काम कैसे करता है? फ्रेंड्स, पेन बॉडी एक एंटिटी की तरह बिहेव करता है, जैसे कोई पैरासाइट्स जिसे कुछ खुराक चाहिए, और वो खुराक क्या है? वो खुराक है पेन। पेन बॉडी इसी पेन की खुराक से ही जिंदा रहता है। इस पेन बॉडी को ड्रामा चाहिए, हमारे ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी चाहिए, इसलिए वो नेगेटिव थॉट्स लेकर आता है, हमारे दिमाग में झगड़े क्रिएट करवाता है कि अगर मैंने उस दिन ये कर दिया होता मैं वो कर देता, इस तरह की चीजें। दूसरों की गलती ढूंढता है और फाइनली अपने आप को विक्टिम बनाता है। अब ये पेन बॉडी ट्रिगर कैसे करता है? फ्रेंड्स, पेन बॉडी आमतौर पर किसी सिचुएशन से ट्रिगर होता है, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया वहां ट्रिगर हो गया, या कोई पुरानी याद आ गई वहां से ट्रिगर हो गया। जैसे आप कहीं गए किसी शादी या किसी भी जगह पर, वहां पर आपको कोई व्यक्ति इग्नोर कर रहा है, वहां पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। अचानक या तो आपको बहुत गुस्सा आएगा या आपको बहुत बुरा लगेगा, और आप क्या सोचोगे उस समय? यार मैं यहाँ आया ही क्यों, इस सिचुएशन की वजह से मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन असल में क्या हुआ है? सिचुएशन तो सिर्फ एक ट्रिगर था, पेन पहले से मौजूद था। पेन बॉडी और ईगो का रिश्ता, फ्रेंड्स पिछले चैप्टर में ईगो को यहाँ एकार्ट टोले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब ईगो को क्या चाहिए होता है? आइडेंटिटी चाहिए होती है, मैं रिच हूं, मैं अमीर हूं, वगैरह वगैरह इस तरह की। और पेन बॉडी को क्या चाहिए? पेन बॉडी को चाहिए दर्द। और हमारे दिमाग के अंदर ये दोनों चीजें मिलकर साथ काम करती हैं और आपको ये एहसास दिलाती है कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मैं विक्टिम रहा हूं, मेरे लिए दुनिया बिल्कुल ठीक नहीं है। और यही स्टोरी बार बार आपके दिमाग में रिपीट होती रहती है, सफरिंग बढ़ती जाती है। और आजकल जो लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, उसका कारण भी यही चीज है। अब चलते हैं इसके और रूट कॉज को समझने के लिए। सबसे पहले समझते हैं अनकॉन्शियसनेस। वैसे मैं सही कहूं तो भारतीय संदर्भ में इसे अनकॉन्शियस ना कहकर अनअवेकनिंग कहा जा सकता है, या अवेयरनेस की तंगी या लैक ऑफ अवेयरनेस कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी इसी बुक पर चल रहे हैं तो उसी तरह से समझते हैं अनकॉन्शियसनेस के मतलब को। थॉट से पूरी तरह आइडेंटिफाई हो जाना, ये पिछले चैप्टर में भी हमने समझा था कि जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं उसको अपनी पहचान बना लेना, उनके इमोशंस में खो जाना और हमारे दिमाग में चलने वाले रिएक्शंस के ऊपर जीना। जो फ्रेंड्स, जब आप खुद भी महसूस करते होंगे कि गुस्से में आप कभी भी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे बाद में आपको पछतावा होता है, एक्चुअल में आप उस समय पर अनकॉन्शियस थे। कॉन्शियसनेस द वे आउट। फ्रेंड्स, अब आता है सॉल्यूशन। टोले की सबसे बढ़िया इस बुक में यही बात है कि प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स को, और उनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, और सॉल्यूशंस भी बहुत सिंपल है। टोले यहां पर कहते हैं द मोमेंट यू बिकम कॉन्शियस, पेन बॉडी स्टार्ट्स लूजिंग इट्स पावर। मतलब पेन बॉडी अपनी ताकत गिराने लग जाता है। अब जरा कॉन्शियसनेस के मतलब को दोबारा समझते हैं। कॉन्शियसनेस यहाँ भारतीय संदर्भ में जरा डायरेक्ट मतलब निकालते तो चेतना आता है। मैं इसे चेतना नहीं कहूंगा, अवेकनिंग या अवेयरनेस जैसा कुछ कह सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंस। जब भी कभी पेन आपके अंदर इस तरह के विचार आते हैं तो उन विचारों से ना तो आपको उन विचारों को दबाना है, फोर्स करना है, ना ही उनसे आपको लड़ना है। आपको क्या करना है? सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना है। थोड़ी देर में आप नाव के अंदर आ जाएंगे, प्रेजेंट में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये ऑब्जर्वेशन ही उस पेन बॉडी की हीलिंग है। अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट एजेंट फॉर चेंज। फ्रेंड्स, जब आप किसी अपने दिमाग में उठे हुए दर्द या पेन को देखते हैं, बिना किसी लेबल दिए, बिना कोई स्टोरी बनाए और बिना किसी जजमेंट को पास किए, तो वो पेन अपने आप डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि पेन अनकॉन्शियसनेस में जीता है। जब आप अवेयर हो जाते हैं तो वहां वो टिक ही नहीं पाता। अब सवाल आता है कि समझ में आ गया पेन बॉडी क्या होता है, पेन बॉडी मेरे साथ किस तरह से बिहेव कर रही है, मैं उसको पहचानूं कैसे? इसके आप छोटे छोटे साइंस सिग्नल्स मान के चलिए। अचानक से कहीं आपको गुस्सा आ गया, बॉडी पेन है। इमोशनल हैवीनेस, मन भारी हो गया किसी बात को समझकर। नेगेटिविटी विदाउट एनी क्लियर रीजन, बिना मतलब में आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट करने की बार बार खुड़क उठना, तो आपको उस समय क्या करना है?
उस समय बस आपको ये याद करना है कि पेन बॉडी अभी भी एक्टिव है। बस इस बात को समझ लेने भर से पेन बॉडी से अलग हो जाता है। फ्रेंड्स सीधा सा लॉजिक है, पेन बॉडी को खाना मत दो। फ्रेंड्स पेन बॉडी का खाना क्या है? नेगेटिव थिंकिंग, कंप्लेनिंग, बार बार शिकायत करना, ब्लेम करना और अपने लिए विक्टिमहुड स्टोरीज क्रिएट करना। और आप सोचते ही चले जा रहे हैं, सोचते ही चले जा रहे हैं, स्टोरीज बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। आप पेन बॉडी को फीड कर रहे होते हैं। बस यही खुराक आपको नहीं देनी है। कैसे नहीं देनी है? कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियस सफरिंग मीन्स एंड ऑफ सफरिंग। टॉल का पैराडॉक्स यही है, सफरिंग सीजेस टू बी सफरिंग द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट। द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट मतलब पेन को अलाउ करना है, रोकना नहीं है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना है। रजिस्ट करोगे तो सफरिंग बढ़ेगी, वहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप उस पेन से मुक्त होते चले जाएंगे। फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक में यही लगी कि यहाँ दृष्टिकोण पर्सनल, मतलब इस पूरी बुक में जो भी साइकोलॉजिकल सच्चाइयाँ हैं वो सिर्फ पर्सनल तो हैं ही, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, बल्कि मास लेवल पे भी बात होती है। पेन बॉडी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, कलेक्टिव भी होता है। जैसे फैमिली पेन बॉडी, कोई पुरानी ऐसी घटना जिस पे पूरा परिवार असर डाल रहा। सोसाइटी पेन बॉडी, पूरे समाज पर भी असर डालने वाली चीजें हैं। नेशन पेन बॉडी, हमारे देश में तो पार्टीशन का आज तक भी त्रासदी के रूप में याद किया जाता है, ये भी पेन बॉडी है। अब ये होती क्यों है? क्योंकि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का रिजल्ट निकल कर आती है। फ्रेंड्स ये उन लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट हो जाता है जिन्हें ओसीडी या इंट्रूसिव थॉट कॉन्टेक्स्ट के साथ जीते हैं। ये थॉट बहुत खतरनाक है। असल में थॉट यानी आपके विचार पेन बॉडी से आया है, अवेयरनेस से नहीं आया है। हीलिंग का तरीका हम बात कर चुके हैं, देखना है, रिएक्ट नहीं करना है, उसको कोई मतलब नहीं देना है। अवेयरनेस इंट्रूसिव थॉट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और कैटोली की एक और शानदार बात है कि हर चैप्टर में ये सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। जब भी आपको इस तरह का पेन या पीड़ा हो, आप बॉडी में उसे फील करें, उसको लेबल नहीं देना है। सिंपल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक्सरसाइज करनी है, उस विचार को देखना है, बस इतना। धीरे धीरे आप उस पेन से उभरते चले जाएंगे। फ्रेंड्स अगर मैं इस पूरे चैप्टर के सार की बात करूं तो दुख अनकॉन्शियसनेस से पैदा होता है और कॉन्शियसनेस में डिसॉल्व हो जाता है। आपको पेन से लड़ना नहीं है, आपको पेन को देखना है। और जिस पल आप देखने वाले बन जाएंगे, पेन बॉडी अपनी पावर खो चुका होगा। चैप्टर थर्ड की है। चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या समझा था कि आपका दिमाग आपके लिए एक टूल है। और चैप्टर टू में हमने समझा कि कॉन्शियसनेस या अवेकनिंग दुखों से बाहर निकलने का एक रास्ता हो सकता है। लेकिन चैप्टर थ्री फ्रेंड्स ये सवाल पूछता है कि अगर प्रेजेंट यानी नाउ इतना इंपॉर्टेंट है तो उसमें गहराई से कैसे जिया जाए। फ्रेंड्स यहाँ एकार्ट टोले इस चैप्टर में थ्योरी कम बताते हैं और प्रैक्टिकल गाइडेंस ज्यादा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं चैप्टर थ्री को शुरू, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। फ्रेंड्स सबसे पहला सवाल तो हमेशा यही आएगा कि ये नाउ क्या है, यानी प्रेजेंट एक्चुअल में क्या है। ये सबसे बेसिक बात है। किस तरह से हम इस प्रेजेंट को या नाउ को डिफाइन कर सकते हैं? क्या ये आज का दिन है, या आज का ये जो घंटा हमारा चल रहा है, ये जो, या फिर ये पर्टिकुलरली ये मिनट, ये नाउ है? नहीं फ्रेंड्स, नाउ कोई टाइम इंटरवल नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं हो सकता। नाउ का मतलब यहां पर है वो अवेयरनेस जिसमें सब कुछ हो रहा है। आप जो भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब एट प्रेजेंट यानी नाउ में हो रहा है। टाइम की सबसे बड़ी गलतफहमी। फ्रेंड्स हमारा दिमाग हमें क्या सिखाता है? हमने बचपन से यही तरह से रखा है अपने आप को कि यार पहले ये काम हो जाए, फिर मैं प्रेजेंट में एंजॉय करूंगा। जैसे पहले जॉब मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, रिलेशनशिप ठीक हो जाए, मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लूँ, उसके बाद तो सब मजे ही मजे। लेकिन फ्रेंड्स टोले यहाँ बहुत जोर देकर इस बात को कहते हैं कि लाइफ हमेशा नाउ में ही होती है, फ्यूचर कभी नहीं आता। जब फ्यूचर आ जाता है वो प्रेजेंट यानी नाउ बन चुका होता है। फ्रेंड्स पिछले चैप्टर में हमने साइकोलॉजिकल टाइम के बारे में समझा था।
अब समझते हैं कि साइकोलॉजिकल टाइम को छोड़ा कैसे जाए। फ्रेंड्स, ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग देता है। साइकोलॉजिकल टाइम यानी पास्ट की यादें, फ्यूचर की चिंता, काश ऐसा हो जाता और काश अगर उस दिन ये हो गया होता तो मैं ये से कर लेता। फ्रेंड्स, ये सब आता है साइकोलॉजिकल टाइम के अंदर जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। दूसरी और एक बात है क्लॉक टाइम। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लॉक टाइम क्या है? जो प्लानिंग हम करते हैं, जो एक्शंस हम लेते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं। फ्रेंड्स, क्लॉक टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। वहीं साइकोलॉजिकल टाइम हमारे लिए सफरिंग है। फ्रेंड्स, टोल यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बोलते हैं कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ क्लॉक टाइम यूज़ करो, बाकी समय प्रेजेंट यानी नाव में लौट कर आ जाओ। फ्रेंड्स, हमारे दिमाग को नाव से भागने की आदत है। उसको नाव यानी प्रेजेंट पसंद ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, नाव हमने जैसे पिछले चैप्टर में देखा, उसमें ईगो सरवाइव ही नहीं कर पाती। बॉडी पेन डिसॉल्व हो जाता है। जितनी हम कहानियां अपने दिमाग में बुनते हैं वो सारी डिसॉल्व हो चुकी होती हैं। इसलिए माइंड हमें हमेशा बार बार, कभी मोबाइल रखा है उसे हाथ उठवा देता है, कभी पास्ट की यादों में चला जाता है, तो कभी फ्यूचर की चिंता में डूब जाता है। ये सब प्रेजेंट यानी नाव से बचने के तरीके हैं। पेन और नाव का रिलेशन। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन यही है। अब के क्षण में कोई साइकोलॉजिकल पेन नहीं है। अभी आप इस पल में, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत हो रहा हो आप पैनिक मोड में जाओ। फ्रेंड्स, पेन तभी आता है जब माइंड में टाइम आता है, काश उस दिन ये क्या हो गया होता, या मुझे आगे चलकर ये करना है। एक्सेप्टेंस ऑफ नाउ। फ्रेंड्स, ये सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है इस चैप्टर में। वट एवर द प्रेजेंट मोमेंट कंटेन्स, एक्सेप्ट इट एज इफ यू हैड चूजन इट। एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ सिचुएशन को पसंद करना नहीं होता, या किसी इनजस्टिस या कोई गलत काम हो रहा है उसे सपोर्ट करना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे साइकोलॉजिकली लड़ना बंद करो। अगर आप उस चीज को रेजिस्ट करेंगे तो सफरिंग में जिएंगे। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा सुकून भरा समय बीतेगा। इज दिस मोमेंट अ प्रॉब्लम? फ्रेंड्स, एक सिंपल सवाल पूछा जा सकता है। आप खुद से पूछिए, क्या इस पल में कोई प्रॉब्लम है? ज्यादातर समय आपका जवाब होगा नहीं। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम हमारा ब्रेन बनाता है। कैसे? पास्ट और फ्यूचर को जोड़कर जो स्टोरी वो हमारे दिमाग में नरेट करता है। फ्रेंड्स, हर छोटी छोटी बातों में हमें प्रेजेंट यानी नाव को ढूंढना चाहिए। टोल यहाँ पर बताते हैं कि जो भी हम काम करते हैं चलते समय हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। उस समय हम पूरी तरह प्रेजेंट में फोकस ना डूब जाना चाहिए। खाना खाते समय ज़्यादातर लोग नाव में ही होते हैं उस समय, तो जो खासकर जो भुक्कड़ लोग होते हैं। प्रेजेंस छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेंथन होती है। अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस देखी हो जो एटॉमिक हैबिट्स की थी, तो उसमें हर छोटी छोटी चीज़ कंपाउंड होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ प्रेजेंस यानी नाव में जीना भी हर छोटी छोटी चीज़ से स्ट्रेंथन होता चला जाता है, मतलब प्रैक्टिस और मजबूत हो जाती है। बॉडी एज एन एंकर टू नाउ। फ्रेंड्स, हमारा दिमाग हमेशा पास्ट या फ्यूचर दोनों में भागता रहता है, लेकिन हमारी बॉडी हमेशा प्रेजेंट में रहती है। इसीलिए जब भी जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो मेडिटेशन सिखाते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अपने सांसों के फ्लो को नोटिस कीजिए। अपना बॉडी वेट, जहाँ आप बैठे हैं सोफे पर या बेड पर, आप उसे कुर्सी पर, आप उसे फील कीजिए। शरीर में एनर्जी को नोटिस कीजिए। बॉडी अवेयरनेस मतलब आप इंस्टेंटली प्रेजेंट में आ जाएंगे, नाव में आ चुके होंगे। लेकिन होगा क्या? आपका दिमाग आपको ये बार बार बोलेगा कि यार ये बहुत बोरिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग प्रेजेंट यानी नाव से डरता है। वो बोलेगा या आपको समझाएगा कि यार ये बहुत बोरिंग है, इसमें क्या मिलेगा आपको। लेकिन ये बोरियत भी उस नाव यानी प्रेजेंट से भागना है। अगर उस बोरियत को भी ऑब्जर्व कर लिया जाए तो थोड़ी देर में वो भी डिसॉल्व हो चुका होगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये समझते हैं कि नाव में जीना गिव अप कर देना है, मतलब सरेंडर कर देना है। फ्रेंड्स, सरेंडर का मतलब कमजोर होना या पैसिव होना नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है आज अभी जो कुछ हो रहा है उसे फुल्ली एक्सेप्ट करना।
एक्शन बाद में हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जो है उसे एक्सेप्ट करो। नाउ और डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स, जब आप प्रेजेंट में जी रहे होते हैं तो आपके डिसीजंस बहुत क्लियर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई रेस्पॉन्स नहीं देना होता। फ्रेंड्स, ईगो रिएक्टिव एक्शंस जनरेट करता है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं। तो इसीलिए प्रेजेंट में जीने वालों के डिसीजंस बहुत क्लियर होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो एकार्ट टोले बार बार यहाँ ओसीडी और ओवर थिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट को लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? नाउ से डिस्कनेक्ट होना। जब भी इंट्रूसिव थॉट आते हैं तो आप पास्ट मेमोरीज में चले जाते हैं या फ्यूचर इमेजिनेशंस में, लेकिन प्रैक्टिस से आप अपनी बॉडी में वापस आ सकते हैं। सांसों में ध्यान रखकर या अपने बॉडी वेट को अपनी चेयर पर फील करके आप नाव में यानी प्रेजेंट में तुरंत वापस आ सकते हैं। आपके विचार खुद ब खुद कमजोर पड़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए? दिन में कई बार जब भी आपको ध्यान आए, आप रियलाइज करें कि अभी मैं कहाँ हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। क्या मैं बॉडी को फील कर पा रहा हूँ या मैं ब्रेन के थॉट्स में ही डूबा हुआ हूँ? और बस आपको वो ऑब्जर्व करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस चैप्टर के सार की बात करूं तो लाइफ फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं, सिर्फ प्रेजेंट यानी नाउ में घटती है। आपको प्रेजेंट या नाउ बनाना नहीं है, वैसे उस प्रेजेंट या नाउ में आना है। और नाउ में आने का रास्ता क्या है? अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस। चैप्टर 4 की है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बेसिकली हमें बताता है कि हमारा दिमाग कितनी चालाकी से हमें प्रेजेंट मोमेंट से बाहर खींच कर ले जाता है, और जहां वो लेकर जाता है हम उसे नॉर्मल लाइफ रूटीन समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर 4 को। माइंड स्ट्रेटेजी फॉर अवॉइडिंग नाउ मींस प्रेजेंट। नाउ से बचने के माइंड के कॉमन ट्रिक्स। सबसे पहला है शिकायत करना, कंप्लेंट करना। जब आप सिचुएशन को लेकर कंप्लेंट करते हैं तो लोगों को ब्लेम करते हैं। लोगों को क्यों? आप मौसम को ब्लेम करते हैं, ट्रैफिक को ब्लेम करते हैं, अपनी जॉब को कोसते रहते हैं। फाइनली आप ओवरऑल मिलाएं तो लाइफ को, अपनी ही लाइफ को आप कोसना शुरू कर देते हैं। ये सब नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ नाउ यानी प्रेजेंट है। कंप्लेनिंग आपको विक्टिम बना देती है, लेकिन वहीं बोलना कैसे? कॉन्शियसली आपको पावर के अंदर लेकर आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन है, बिल्कुल पॉजिटिव मेथड यही है, या तो उस सिचुएशन को चेंज करो, या उसे छोड़ दो, या उसे एक्सेप्ट कर लो। इस 3 सिचुएशंस के अलावा जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सब अनकॉन्शियस है, उसका कोई महत्व नहीं सिवाय सफरिंग के। समवेयर एल्स सिंड्रोम। फ्रेंड्स, आपका दिमाग कहता है कि यार ये अच्छा नहीं है, वो होता तो अच्छा होता, मैं वहां जाता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन रिजल्ट क्या निकल कर आता है? आप फिजिकली तो यहीं प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। वेयर एवर यू आर बी देयर टोटली, मतलब जहां आप हैं वहीं पर पूरी तरह से 100% अपने माइंड को प्रेजेंट रखिए, नहीं तो सफरिंग फिर दोबारा शुरू हो जाती है। रेजिस्टेंस टू द प्रेजेंट मोमेंट। दिमाग चाहता है कि ये जो अभी मेरा मोमेंट चल रहा है ये थोड़ा अलग होता, मेरे इर्द गिर्द के लोग थोड़े अलग होते, काश ये सिचुएशन जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ या हूँ इसमें थोड़ा बदलाव होता। यही रेजिस्टेंस आपके इनर कन्फ्लिक्ट को जनरेट करता है, और इनर कन्फ्लिक्ट का मतलब सफरिंग, अनहैप्पीनेस। अगर आप एक्सेप्ट कर लें उस चीज को तो यही आपकी इनर पावर बन के निकल आती है। लोग एक्सेप्टेंस को ज्यादातर वीकनेस के रूप में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक्सेप्ट नहीं करते तो पास्ट में जीना शुरू कर देते हैं। बार बार आप पास्ट की स्टोरीज को याद करते हैं, अपने अचीवमेंट्स को याद करते हैं, विक्टिम स्टोरीज को ढूंढते हैं, उस गिल्ट, उस रिग्रेट, उस रिसेंटमेंट के मोमेंट्स को फिर दोबारा जीना शुरू कर देते हैं। इससे एक फॉल्स सेल्फ मजबूत होता है और बॉडी जल्दी एज करती है। पास्ट को सोचना कोई गलत नहीं है, लेकिन जब सोचें जब वो प्रेजेंट में यूजफुल हो। दूसरी प्रॉब्लम, फ्यूचर में खो जाना। हमारा दिमाग फ्यूचर प्रोजेक्ट करता है कि अगर मैं वहां जा रहा हूं, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, कल क्या होगा, मैं कैसे कॉप अप करूंगा। फ्रेंड्स, अभी फ्यूचर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप उस इमेजिनरी सिचुएशन से
बिना बात के ही शुरुआत में ही डरने लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई सिर्फ नाउ यानी अभी ये प्रेजेंट मोमेंट, इसी को आप हैंडल कर सकते हैं और मेरे ख्याल से वही सेल्फ सफिशिएंट है। वेटिंग मोड सबसे कॉमन ट्रैप है। फ्रेंड्स, दो तरह की वेटिंग होती है। एक होती है स्मॉल स्केल वेटिंग, मतलब ट्रैफिक में खड़े हैं, लाइन लगी हुई है, किसी का इंतजार कर रहे हैं, एक उस तरह की वेटिंग हुई। एक हुई लार्ज स्केल वेटिंग, ये माइंड से चलती है कि भी यार छुट्टियों के बाद मैं करूँगा, जॉब मिल जाएगी तो मैं ये करूँगा, पैसा आ जाएगा फिर उसके बाद मैं ये करूँगा, सक्सेस मिलेगी उसके बाद मेरा जीवन शुरू होगा। कुल मिलाकर इसका निचोड़ यही निकलता है। लेकिन वेटिंग में भी आप प्रेजेंट में नहीं जीते, पूरी जिंदगी वेटर बनकर ही रहते हैं। आपकी लाइफ पोस्टपोन होती चली जाती है। स्ट्रेस, हेयर होकर भी देयर होना। फ्रेंड्स, स्ट्रेस कब होता है? जब आपकी बॉडी तो प्रेजेंट में है लेकिन माइंड आपका आइदर फ्यूचर या पास्ट में होता है। यहाँ एक स्प्लिट क्रिएट होता है। स्प्लिट क्रिएट होने से एंग्जाइटी बनती है। आप जल्दी काम कर सकते हैं लेकिन प्रेजेंट में रहते हुए लेजीनेस या इनएक्शन से लड़ना। फ्रेंड्स, हमारा दिमाग कहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन होता क्या है, यार मैं लेजी हूं। यही इनर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। सॉल्यूशन क्या है इसका? या तो उठो और कर लो, या पूरी तरह से अपने आप को स्वीकार कर लो कि आप आलसी हो। लेकिन दोनों काम करने में अवेयरनेस जरूरी है, और इसके अलावा आप जो भी करते हो वो अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। गोल ऑब्सेस्ड लिविंग। फ्रेंड्स, हम लोगों में से बहुत से लोग, मतलब लगभग सभी लोग आप मान के चले, हमारे टारगेट यही होते हैं। गोल सब कुछ बन जाना। हम प्रेजेंट को तो जीते ही नहीं है, हमारे लिए गोल ही फाइनल डेस्टिनेशन है। मंजिल तक पहुंचना फ्रेंड्स उससे ज्यादा मजेदार होता है उस सफर को एंजॉय करना। अगर आपके लिए गोल सब कुछ बन जाएगा तो प्रेजेंट यानी नाउ सिर्फ एक माध्यम बनकर रह जाएगा। आप उसके प्रोसेस को एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे कभी, और लाइफ हमेशा आपके फ्यूचर में ही अटकी रहेगी। गोल्स बहुत अच्छी बात है, होंगे ही, हम सभी बनाते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट बीइंग का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती। फॉल्स सेल्फ का डर। फ्रेंड्स, ईगो हमारा क्या जानता है कि अगर हम प्रेजेंट यानी नाउ में रहेंगे तो ये ईगो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा दिमाग हमें या तो पास्ट में खींचेगा या हमें फ्यूचर में उलझाएगा, कुल मिलाकर डिस्ट्रैक्शन देगा, ताकि आप एट प्रेजेंट नाउ में न आ पाए। फ्रेंड्स, अगर मैं इस चैप्टर के कोर मैसेज की बात करूं तो हमारा दिमाग नेचुरली नाव से बचता है, और ये स्ट्रेटेजीज इतनी कॉमन है कि हमें अनकॉन्शियसली नॉर्मल लगने लगती है। लेकिन जैसे जैसे अवेकनिंग बढ़ती है आप जागने लगते हैं। प्रेजेंस का मतलब फ्रीडम, नाउ का मतलब लाइफ है। पास्ट और फ्यूचर आपके माइंड के प्लेग्राउंड्स। चैप्टर 5 की है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर की अब तक से वीडियोस देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो कि आप इस बुक को ज़रूर एक बार पढ़ें, खासकर जो पहले से लेकर 4th चैप्टर तक है, क्योंकि चैप्टर 5 इस पूरी बुक का एसेंस है, निचोड़ है इस पूरी बुक का। प्रेजेंस। फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको बताता क्या है? सबसे पहला कि प्रेजेंस क्या है। प्रेजेंस हमारे दिमाग, हमारे माइंड से अलग कैसे है। प्रेजेंस पेन को कैसे डिसॉल्व करता है। प्रेजेंस कैसे ईगो को डिसॉल्व करता है, और प्रेजेंस को डेली लाइफ में कैसे जिया जाए। फ्रेंड्स, चलिए करते हैं इस चैप्टर को शुरू, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि जिस प्रेजेंस की बात हो रही है आखिर वो प्रेजेंस है क्या? फ्रेंड्स, प्रेजेंस कोई थॉट नहीं है, प्रेजेंस कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, और ना ही कोई फिलॉसफी है। प्रेजेंस का मतलब प्योर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। और प्रेजेंस का मतलब सिर्फ बी। जब आप सोच नहीं रहे होते हैं, जब आप जज नहीं करते, जब आप रेजिस्ट नहीं करते अपने ब्रेन, अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को, लेकिन फिर भी आप फुल्ली अलाइव रहते हैं, वही प्रेजेंस है। प्रेजेंस हमारे दिमाग का साइलेंस है, अंदरूनी ठहराव। प्रेजेंस आई एम से पहले वाला थॉट है। माइंड और प्रेजेंस में डिफरेंस। फ्रेंड्स, हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहता है, चीज़ों पर लेबल लगाता रहता है, स्टोरीज क्रिएट करता है और ईगो को चलाता है। लेकिन प्रेजेंस में सिर्फ नाउ, एट दिस मोमेंट होता है, बिना किसी लेबलिंग के, बिना किसी स्टोरीज मेकअप के। ईगो को डिसॉल्व कर देता है। दिमाग हमेशा पूछेगा कि इसका मतलब क्या है,
लेकिन प्रेजेंस कहेगी कि मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। वाई प्रेजेंस फील्स सो रेयर। हम ज़्यादातर इंसान अपने शरीर में नहीं होते, हम अपने दिमाग में उलझे रहते हैं। हमारी एनर्जी, पूरी एनर्जी हमारी सोच में फंसी रहती है, हमारे इमोशंस में उलझी रहती है। इसलिए बॉडी डल रहती है और लाइफ बोरिंग लगने लगती है। अंदरूनी खालीपन हमेशा महसूस होता रहता है, लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंस आती है आपके अंदर, तो आपकी बॉडी अलाइव महसूस करने लगेगी, एनर्जेटिक हो चुकी होगी, मतलब एनर्जी वाइब्रेट करने लगेगी। सिंप्लिसिटी का आनंद होता है। वैसे इस बुक के अंदर आनंद को जॉय वर्ड से यूज किया गया है। अब आते हैं प्रेजेंस और पेन पर। फ्रेंड्स, जैसा हमने पहले भी देखा था कि पेन दो तरह का है, पहला फिजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी, ये पूरी बुक में वैसे साइकोलॉजिकल पेन की ही बात हो रही है। तो साइकोलॉजिकल पेन का सोर्स क्या है? हमारे दिमाग में होने वाले टकराव, उन विचारों का रेजिस्टेंस कि ये नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था। हम जो लेबलिंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से ईगो क्रिएट होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंस इस माइंड के पेन को फाइट नहीं करता है, बस वो इसे ऑब्जर्व करता है। और जो देखा जाता है उससे लेबलिंग यानी आइडेंटिफिकेशन टूट जाती है। पेन सर्वाइव्स ओनली इन अनकॉन्शियसनेस, लेकिन प्रेजेंस में बॉडी पेन का अंत हो जाता है। पेन बॉडी और प्रेजेंस। फ्रेंड्स, पेन बॉडी ये क्या है? ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस यानी पुराने पेन्स का एक्यूमुलेशन है, इमोशनल मेमोरी जो कि नेगेटिविटी फीड करता रहता है। जब पेन बॉडी एक्टिवेट होता है तो क्या होगा? हमें बैठे बैठे गुस्सा आता है, डर महसूस होता है, एग्रेशन निकलता है, ज़्यादातर केसेस में डिप्रेशन तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंस क्या करती है? रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ ऑब्जर्व करती है और जो इमोशंस हैं उनको अलाउ करती है। और पेन बॉडी का फ्यूल यानी दर्द ना मिलने पर पेन बॉडी हमारे शरीर में डिसॉल्व हो चुकी होती है, हमारे ब्रेन में मतलब। ईगो प्रेजेंस से डरता क्यों है? फ्रेंड्स, ईगो कैसे जनरेट होता है? पास्ट और फ्यूचर की कहानियों को मिलाकर ईगो हमारे दिमाग में स्टोरी नरेट करता है। लेकिन प्रेजेंस सिर्फ नाव की बात कर रहा होता है, और जैसे ही प्रेजेंस आता है, मतलब आप नाव में आते हैं, तो ईगो मर चुका होता है। इसलिए ईगो अगर आपके शरीर में रहेगा तो हमेशा डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करवाता रहेगा, आपसे ओवर थिंकिंग करवाता रहेगा, एक नया नया रोज दिमाग में ड्रामा क्रिएट करता ही रहेगा। दिमाग हमेशा कहेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट सोचो, कुछ सॉल्व करो या कुछ बनो। लेकिन प्रेजेंस आपको हमेशा एहसास दिलाएगी कि जो है वो पर्याप्त है। हाउ टू एंटर द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई प्रेजेंस की, लेकिन अब स्टेट ऑफ प्रेजेंस में कैसे इस चीज़ को अचीव किया जाए, यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे यहाँ वर्डिंग कुछ इस तरह की चलती है, लेकिन प्रेजेंस अचीव नहीं की जाती, प्रेजेंस अलाउ की जाती है। यहाँ इस चैप्टर में कार्ल टॉले कुछ मेथड्स भी बताते हैं। सबसे पहला मेथड है इनर बॉडी अवेयरनेस। अपनी आंखों को बंद करो, हाथ पैर चेस्ट को अंदर से महसूस करो और एनर्जी को फील करो। थॉट्स, आपके विचार दिमाग में रुके या ना रुके, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी में अटेंशन होनी चाहिए। दूसरा तरीका जिसे हमारे यहाँ मेडिटेशन के रूप में ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं, खासकर रामदेव के जो प्राणायाम है उससे मोटिवेट होकर, ब्रीथ अवेयरनेस। सांसों को ऑब्जर्व करो, उन्हें कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों को फील करो। आपकी सांसें आपको अभी प्रेजेंट नाउ में लेकर आ जाएंगी। आपका दिमाग बार बार खींच कर ले जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन सांस, जो आपका ब्रीथ, सांसों पर ध्यान लगा हुआ है, वो आपको फिर दोबारा उसी नाव में ले आएंगी। एक और तरीका है सेंस परसेप्शन। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने कभी किसी ऐसी जगह पर गए हों जहां आपको एक ठहराव महसूस हुआ। ज़्यादातर लोगों को, किसी को पहाड़ों में जाकर या किसी को जंगलों में जाकर ये चीज़ महसूस होती है। वहां जाकर आप आवाज़ें सुनते हैं, बिना कोई लेबल दिए, बिना कोई जजमेंट दिए, सिर्फ कुछ आवाज़ें। वही प्रेजेंस की शुरुआत है। प्रेजेंस और टाइम। फ्रेंड्स, टाइम के बारे में भी हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में कुछ बातें सीखी थी, क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम। क्लॉक टाइम ज़रूरी है,
हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, ज़िंदगी के लिए। लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम, फ्रेंड्स ये साइकोलॉजिकल टाइम ही है जो हमारी ब्रेन की सफरिंग क्रिएट करता है। लेकिन प्रेजेंस में जब आप जाते हैं तो टाइम डिसॉल्व रहता है, ना पास्ट रह पाता है ना फ्यूचर रह पाता है। अर्जेंसी किसी भी चीज़ की खत्म हो चुकी होती है तो आपकी एंग्जाइटी भी खत्म हो जाती है। यू यूज टाइम बट यू डोंट लिव इन इट। प्रेजेंस इन डेली लाइफ, फ्रेंड्स प्रेजेंस के बारे में ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही है कि आपको इसके लिए कोई मठ या मंदिर में जाना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंस लाइफ की डेली प्रैक्टिसेस के बीच में भी फील की जा सकती है, एंजॉय की जा सकती है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो उसका आनंद लिया जा सकता है। सबसे पहले अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने कदमों को महसूस कीजिए। मैं बार बार पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि बहुत से जो खाना खाते हैं लोग, तो वो इतना उस खाने में इतना घुस जाते हैं तो रियल मज़ा उनको ही आता है नाव का, उसके टेस्ट में, उसके टेक्सचर फील में। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है लिसन। हर चीज़ बताने से एक्सप्रेस नहीं होती, सुनने से बहुत कुछ आपको मिलता है। जब आप सोचने की जगह आप सुने सबको, हो सकता है चिड़िया की आवाज़ या पत्तों की आवाज़, ये भी। प्रेजेंस और रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम, उसकी असली जड़ क्या है? फ्रेंड्स अनकॉन्शियसनेस। प्रेजेंस में आपका सुनना बड़ा गहरा हो जाता है, आप ध्यान से सुनते हैं सबको, उनकी बातों पर रिएक्शन नहीं देते, आप कम रिएक्शन देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स डिसॉल्व होते चले जाते हैं। प्रेजेंस दूसरों को बदलता नहीं है, प्रेजेंस स्पेस क्रिएट करता है। प्रेजेंस इज नॉट पैसिव। फ्रेंड्स आप लोग बहुत लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं कि प्रेजेंस का मतलब कमज़ोर होना है। नहीं, प्रेजेंस का मतलब पावरफुल होना है। आपकी ईगो से वही फाइट करता है और उस ईगो या बॉडी पेन को यही प्रेजेंस डिसॉल्व करता है। असली पावर क्या है? नॉन रेजिस्टिव होने में, विचारों का विरोध न करने में असली पावर है। सरेंडर और प्रेजेंस। फ्रेंड्स सरेंडर का मतलब कि मैं इस मोमेंट से लड़ नहीं रहा हूँ, सरेंडर का मतलब ये नहीं गिव अप करना नहीं होता। सरेंडर का मतलब है सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और अंदरूनी उहापोह की स्थिति से लड़ना बंद करना। उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा? आपको एक अंदरूनी शांति मिलेगी, अपने विचारों में क्लियरिटी मिलेगी। और जब आपके विचारों में क्लियरिटी होगी तो एफर्टलेस एक्शंस आप कर पाएंगे। प्रेजेंस एंड एक्शंस। फ्रेंड्स प्रेजेंस एक्शंस को धीमा नहीं करता बल्कि अफेक्टिव बनाता है। एक्शंस डर से नहीं बनते, हमेशा क्लियरिटी ऑफ थॉट से आपके एक्शंस बनने चाहिए। प्रेजेंस और जॉय, जॉय का मतलब आनंद। फ्रेंड्स आनंद कोई अचीवमेंट नहीं है, जॉय है बीइंग की फ्रेग्रेंस। जब आपके अंदर रेजिस्टेंस खत्म हो चुका होता है, दिमाग शांत हो चुका होता है और आपकी पूरी अटेंशन नाउ एट दिस मोमेंट पर होती है, तो आनंद नेचुरली अराइज होता है। प्रेजेंस और डेथ। फ्रेंड्स हम में से, मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है और हम में से बहुत लोग सोचते भी हैं कि आखिर मृत्यु क्या है, डरना क्या है। तो यहाँ इस बुक में इसकी डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। डेथ का डर, इसका मतलब होता है ईगो का डर। जब आप प्रेजेंस में जीना शुरू कर देते हैं या प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ आपको लाइफ एटर्नल फील होती है। बस बीइंग, फॉर्म चेंज होती रहती है लेकिन बीइंग वहीं रहता है। अब फॉर्म चेंज होने से कैसा, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग वैसा ही जैसे पुनर्जन्म का कंसेप्ट हमारे यहाँ पर है। फ्रेंड्स अगर मैं इस पूरे चैप्टर को एक निचोड़ निकालना चाहूँ इस चैप्टर का, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस हमें क्या सिखाता है कि फ्रीडम फ्यूचर में नहीं, अचीवमेंट में नहीं है और ना ही किसी बिलीफ के अंदर है, बल्कि इस मोमेंट में पूरी तरह होने में है। जब अटेंशन पास्ट और फ्यूचर से विड्रॉ होकर नाव में आती है तो ईगो डिसॉल्व हो चुकी होती है, पेन बॉडी लूज कर चुका होता है और आपकी बीइंग शाइन करती है। प्रेजेंस कोई एफर्ट नहीं है बल्कि रेजिस्टेंस की एब्सेंस है और यही अवेकनिंग है, यही पीस है, यही लाइफ है। चैप्टर 6 की है द इनर बॉडी, अंदर का शरीर, प्रेजेंस में प्रवेश करने का सबसे डायरेक्ट रास्ता। फ्रेंड्स ये बुक काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ कन्वर्ट होती जा रही है, लेकिन मॉडर्न डे स्पिरिचुअलिटी जहाँ वो जा रही है उससे मुझे बहुत बेहतर लगती है।
सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इनर बॉडी क्या है। अधिकांश लोग जब बॉडी शब्द सुनते हैं तो तुरंत उनका ध्यान अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर जाता है। हमारी बोन्स, मसल, स्किन, फेस, शेप, एज, बीमारी, कमजोरी, ये सब इनर बॉडी यही सब चीजें हमें बॉडी के रूप में याद आती है। लेकिन इनर बॉडी फिजिकल बॉडी नहीं होती। इनर बॉडी का मतलब है जीवंत एनर्जी फील्ड, जो आपके फिजिकल बॉडी के अंदर और उसके चारों ओर मौजूद है। यह वही लाइफ एनर्जी है जो आपकी सांसें चलाती है, आपके हार्ट को धड़काती है और सेल्स को जीवित रखती है। आप नॉर्मली इसे नोटिस नहीं करते क्योंकि आपका ध्यान लगभग हमेशा दिमाग में फंसा रहता है, पास्ट और फ्यूचर में। हमेशा सोचते रहते हैं या किसी चीज़ की फिक्र रहती है, कुछ याद करते रहते हैं, कुछ चीज़ इमेजिन करते हैं। प्रेजेंस की प्रैक्टिस में इनर बॉडी एक गेटवे है। किस चीज़ का? सबसे प्रैक्टिकल, सबसे ग्राउंडेड और सबसे सेफ रास्ता है प्रेजेंस का। बॉडी को भूलने की बीमारी मॉडर्न ह्यूमैनिटी का ये सबसे बड़ा डिजीज है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है डिसएम्बॉडीमेंट, बॉडी से डिस्कनेक्ट होना। हम ज़्यादातर अपने दिमाग में रहते हैं, अपने थॉट्स में खोए रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल करते रहते हैं, या फिर कुछ नहीं तो आजकल स्क्रीन आ गई है, मोबाइल स्क्रीन, उसमें घुसे रहते हैं। लेकिन और हमारे लिए आज हमारी बॉडी का महत्व सिर्फ इतना रह गया है कि वो एक व्हीकल बन चुकी है अपने दिमाग को इधर से उधर ले जाने का। और इसका नतीजा क्या निकला है? एंग्जाइटी, स्ट्रेस, क्रॉनिक टेंशन, इमोशनल नमनेस, इलनेस, कंपल्सिव थिंकिंग। और ईगो चाहता है कि आप बॉडी को इग्नोर करो। प्रॉब्लम ये है कि ईगो को पता है कि बॉडी हमेशा नाउ यानी प्रेजेंट में रहती है, और ईगो प्रेजेंट में सरवाइव नहीं कर पाता, नाउ में सरवाइव नहीं कर पाता। बॉडी प्रेजेंट मोमेंट है, लेकिन माइंड पास्ट और फ्यूचर में भटका रहता है। इसलिए इनर बॉडी से कनेक्ट होना ईगो के लिए डेंजरस हो जाता है और कॉन्शियसनेस के लिए एक लिबरेशन की तरह काम करता है। इनर बॉडी को कैसे महसूस करें? कोर प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, इस बुक में हर चैप्टर में कुछ प्रैक्टिसेस दी गई हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इनर बॉडी को सोच कर नहीं जाना जा सकता। इनर बॉडी को ना ही इमेजिन करके जाना जा सकता, ना ही कंसेप्चुलाइज करके उसे समझा जा सकता है। इनर बॉडी को सिर्फ फील किया जा सकता है। सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अभी आप इस वीडियो को देखते हुए अपनी अटेंशन को अपने हाथों की तरफ ले जाइए। अपने उंगलियों के अंदर लाइफ को महसूस कीजिए। कोई सेंसेशन खोजने की कोशिश कीजिए, टिकलिंग या किसी तरह का वाइब्रेशन। कुछ स्पेशल फील ना हो तब भी ध्यान अपना वहीं रखिए। कुछ सेकंड बाद आप महसूस करेंगे अपने हाथों को। वही इनर बॉडी है। ये सेंसेशन सब्टल हो सकती है लेकिन रियल होती है। प्रेजेंस लाउड नहीं होती, लेकिन प्रेजेंस सब्टल होती है। फुल बॉडी अवेयरनेस। एक बार हाथों में आपने इनर बॉडी महसूस करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे इस अटेंशन को और ज़्यादा फैलाइए। अपने आर्म्स में, लेग्स में, फीट में, चेस्ट, बेली, पूरी बॉडी में। ऐसे जैसे आप बॉडी के अंदर से बॉडी को महसूस कर रहे हो। ये थिंकिंग नहीं है, प्योर सेंसेशन है। इस स्टेट में आपके विचार थोड़े धीमे हो जाते हैं, मेंटल नॉइस कम हो चुका होता है और आप ग्राउंडेड महसूस करते हैं। आपकी एंग्जाइटी डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है और प्रेजेंस नेचुरली अराइज होने लगती है। बॉडी डोरवे टू नाउ। फ्रेंड्स, माइंड हमेशा मूवमेंट करता रहता है, पास्ट फ्यूचर, लेकिन हमारी बॉडी प्रेजेंट यानी नाउ में रहती है। इसलिए आप जब भी कहीं खो जाए अपने दिमाग के रूप में, दिमाग ओवरवेल्म हो जाए, फियर और एंजाइटी आए, आपको करना कुछ नहीं है, बस अपनी बॉडी में वापस आना है। अपने पैरों को महसूस करना है जहां आप बैठे हैं, उस वेट को अपने महसूस करना है, अपनी ब्रीदिंग को महसूस करना है, अपनी चेस्ट में लाइफ को फील करना है। आप तुरंत ही नाव में आ जाते हैं। ये सब करने के लिए किसी फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं है, किसी बिलीफ सिस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरह की इमेजिनेशन में जाने की ज़रूरत है। इनर बॉडी वर्सेस आउटर बॉडी। फ्रेंड्स, आउटर बॉडी क्या है? हमारी फॉर्म, शेप, एज, उम्र, अपीयरेंस, बीमारी, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। लेकिन वही इनर बॉडी किस तरह से डिफाइन की जाती है? फॉर्मलेस,
टाइमलेस, जीवंत, एनर्जेटिक प्रेजेंस। आउटर बॉडी टाइम में पैदा होती है और टाइम में ही डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन इनर बॉडी पहले भी थी और बाद में, टाइम के बाद भी रहने वाली है। लेकिन कुछ कुछ गीता के जो हमारे संदेश है, बिल्कुल वैसा ही है। जब आप इनर बॉडी में डीपली रूटेड हो जाते हैं तो मृत्यु का भय नेचुरली खत्म हो चुका होता है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं किसको, उसको जो कभी मरता नहीं है। बॉडी अवेयरनेस एंड थॉट्स। जब अटेंशन में बॉडी होती है तो थिंकिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लग जाती है, आपका ईगो, अहंकार कम होने लग जाता है, कंपल्सिव पैटर्न अपनी पावर खोने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ईगो थॉट बेस्ड आइडेंटिटी है और इनर बॉडी थॉटलेस अवेयरनेस। अब आप उन थॉट्स, मतलब अपने विचारों से फाइट नहीं करते, बस उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और अपनी अटेंशन को बॉडी की तरफ शिफ्ट करते हैं। इमोशंस एंड इनर बॉडी। फ्रेंड्स, इमोशन कहाँ अराइज होते हैं? मैं यहाँ बॉडी की बात कर रहा हूँ। अगर डर लगता है तो आपके चेस्ट में टाइटनेस महसूस हो जाती है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपके कान गर्म होने शुरू हो जाते हैं। आप अगर उदास होते हैं तो मन भारी लगने लगता है। एंग्जाइटी में बहुत से, अगर बच्चा को एग्ज़ाम देने जा रहा है तो पेट में टिकलिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन नॉर्मली हम इमोशंस को लेबल करते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, ब्लेम करते हैं और सप्रेस करते हैं, और ये सब कौन करता है? हमारा ब्रेन। प्रेजेंस का तरीका क्या है? इमोशंस को बॉडी सेंसेशन की तरह महसूस करना, बिना किसी कहानी के, बिना किसी जजमेंट के। जब इमोशन को फुलफिल किया जाता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाते हैं। रेजिस्टेंस इमोशंस को सॉलिड बनाते हैं और अवेयरनेस इमोशंस को फ्लूइड बनाते हैं, जो बह जाते हैं। इनर बॉडी एज एन एंकर इन डेली लाइफ। आप इनर बॉडी अवेयरनेस को चलते समय, बात करते समय, काम करते समय, इनफैक्ट ट्रैफिक में, मार्केट्स में, हर जगह मेंटेन कर सकते हैं। आपको ट्रैफिक जाम भी वहाँ उतना इरिटेटिंग नहीं लगेगा। बस अटेंशन का एक हिस्सा अपनी बॉडी में रूटेड रखिए। आप फिर एक्ट भी करेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, लेकिन अब सेंटर्ड होकर। ये स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन होगा। इनर बॉडी और प्रेजेंस की डीपनिंग। जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी और मजबूत होती चली जाएगी तो इनर बॉडी सेंसेशन एक्सपेंड होती चली जाएगी। स्टिलनेस, ठहराव आपके अंदर आने लगेगा। साइलेंस पेल्पेबल होती चली जाएगी। आप महसूस करेंगे, आई एम नॉट इनसाइड द बॉडी, द बॉडी इज इनसाइड अवेयरनेस। और ये मोमेंट ईगो के लिए डेथ सेंटेंस है और बीइंग के लिए होम कमिंग। इनर बॉडी एंड रिलेशनशिप्स। फ्रेंड्स, आप इनर बॉडी में जब रूटेड होते हैं तो आपकी रिएक्टिविटी, मतलब ओवर रिएक्टिव नहीं होते। आपका लिसनिंग बहुत गहरा हो जाता है, आप सामने वाले की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। कन्फ्लिक्ट आपके खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि अब आप सामने वाले से नहीं, उसके ईगो से नहीं, बल्कि उसकी प्रेजेंस से रेस्पॉन्ड करते हैं। और प्रेजेंस हमेशा प्रेजेंस को पहचान पाती है। पेन बॉडी और इनर बॉडी। फ्रेंड्स, पेन बॉडी का मतलब एक्यूमुलेटेड इमोशनल पेन। पेन बॉडी बॉडी में स्टोर्ड रहता है और अनकॉन्शियस मोमेंट्स में एक्टिवेट होता है। इनर बॉडी अवेयरनेस में पेन बॉडी को एक्सपोज कर देता है, उसे फ्यूल नहीं देता और उसे डिसॉल्व होने देता है। पेन बॉडी डार्कनेस है तो इनर बॉडी अवेयरनेस लाइट है। लाइट फाइट नहीं करती, बस इल्यूमिनेट कर देती है, और जिसमें पेन बॉडी डिसॉल्व हो चुका होता है। बॉडी अवेयरनेस और स्पिरिचुअल बाईपासिंग। फ्रेंड्स, इनर बॉडी प्रैक्टिस कोई एस्केप नहीं है, कोई डिसएसोसिएशन नहीं है। मतलब ऐसा, जैसा हमारे यहाँ काफ़ी कहा जाता है कि अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर आत्मा को देखने लग जाता है, वो एक बड़ी थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली होता होगा शायद ऐसा, लेकिन वो बड़ी कन्फ्यूज़न वाली मुझे चीज़ लगती है। अगर हम इनर बॉडी की प्रैक्टिस की बात करें तो ये किसी तरह का डिसएसोसिएशन नहीं है, कोई डिनायल नहीं है, किसी तरह का एस्केप नहीं है, बल्कि ये एम्बॉडीमेंट है, ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी है, लाइव प्रेजेंस है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी बॉडी को कभी छोड़ती नहीं है, बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस होती है। सोने से पहले इनर बॉडी
प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, रात में सोने से पहले बॉडी को अंदर से महसूस करें, अपनी सांसों को महसूस करें, एनर्जी फील्ड को सेंस करें। यही चीज़ आपके दिमाग को शांत करती है, स्लीप डीपन करती है और आपके सपनों को क्लियर करती है। धीरे धीरे आप रियलाइज करते हैं, आई डोंट फॉल अस्लीप, द बॉडी स्लीप्स एंड अवेयरनेस रिमेन्स। फ्रेंड्स, अगर मैं इस चैप्टर के फाइनल एसेंस की बात करूं तो इनर बॉडी कोई टेक्निक नहीं है, ये वापसी है किस चीज़ की? थिंकिंग से सेंसिंग की, हेड से बॉडी में, समय से नाव में, ईगो से बीइंग में। इनर बॉडी दरवाज़ा है, एंकर है, टीचर है, प्रोटेक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट, इनर बॉडी आपको घर वापसी करा देता है। चैप्टर 7 की है। चैप्टर 7 का टाइटल है पोर्टल्स टू द अनमैनिफेस्टेड। फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये किताब बिल्कुल रंग बदल चुकी है। इस चैप्टर में एकार्ट टोले एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन एक बहुत पावरफुल बात को समझाते हैं कि अनमैनिफेस्टेड कोई अलग जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे स्वर्ग या कोई मिस्टिकल वर्ल्ड के रूप में डिस्क्राइब किया जा सके। ना ही कोई एक ऐसी चीज है जिसे फ्यूचर में अटेन किया जाएगा, जैसे बहुत से ग्रंथों में ये है कि मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा, इस तरह की चीज, जन्नत प्राप्त होगी। खैर, तो अनमैनिफेस्टेड यहाँ एकार्ट टोले बताते हैं कि ये यही है और अभी है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारे पूरी अटेंशन सिर्फ मैनिफेस्टेड वर्ल्ड पर टिका हुआ है। मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में क्या? जितनी भी फॉर्म्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, स्टोरीज, टाइम। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बताता है कि हम अनमैनिफेस्टेड तक इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली कैसे पहुंच सकते हैं, और इसके लिए टोले हमें कुछ पोर्टल्स बताते हैं। अब यहाँ पोर्टल का क्या मतलब है? एक ऐसा दरवाजा जिसके जरिए हम फॉर्म की दुनिया से निकलकर फॉर्मलेस दुनिया में, फॉर्मलेस रियलिटी में एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये अनमैनिफेस्टेड आखिर है क्या। फ्रेंड्स, अनमैनिफेस्टेड का मतलब जो फॉर्म में नहीं है, जो नाम और शेप से अलग है, जो टाइम और स्पेस से बाहर है। ये लगभग वैसी ही बातें हैं जो हर एक रिलीजन डिस्क्राइब करता है और हर ट्रेडिशन में इसे अलग अलग नाम दिया गया है। कहीं गॉड कहा गया है तो कहीं टाओ कहा गया है, कहीं ब्रह्म कहा गया है तो कहीं निर्वाण, कहीं प्योर बीइंग तो कहीं सोर्स। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ज़रूर कहीं टीवी पर सुना होगा, जब नमाज जनाजा पढ़ा जाता है तो एक दुआ पढ़ी जाती है, इन्ना इलाही व इन्ना इल्लाही रजी। फ्रेंड्स, इसका सीधा सा मतलब यही है, इंडीड वी बिलोंग टू अल्लाह एंड इंडीड टू हिम वी विल रिटर्न। मतलब हम अपने सोर्स तक फिर पहुंचेंगे। लेकिन टोल फ्रेंड्स बार बार इस बात को क्लियर करते हैं कि अनमैनिफेस्टेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप उसे समझ नहीं सकते, बस आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं या आप उससे कंप्लीटली अनकॉन्शियस रह सकते हैं। अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड का रिलेशन। फ्रेंड्स, अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड क्या है? फॉर्म्स की दुनिया। फॉर्म्स मतलब ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज, थॉट्स, इवेंट्स, इनफैक्ट टाइम। लेकिन अनमैनिफेस्टेड, फॉर्मलेस बैकग्राउंड, प्योर बीइंग, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। ये दोनों अलग नहीं है। अनमैनिफेस्टेड ही मैनिफेस्टेड वर्ल्ड का सोर्स है। जैसे लहरें और समुद्र, स्क्रीन और मूवी, साउंड और साइलेंस। फ्रेंड्स, हमें साइलेंस का महत्व तब तक नहीं पता जब तक कोई साउंड नहीं आती। हम मूवी को बिना किसी स्क्रीन के देख ही नहीं सकते। हम लहरों पर इतना फोकस कर लेते हैं कि समुद्र को भूल चुके होते हैं। द नाउ, सबसे बड़ा पोर्टल। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का कोर मैसेज ही यही है, द नाउ इज द मेन पोर्टल इनटू द अनमैनिफेस्टेड। अब यानी नाउ कोई छोटा सा मोमेंट नहीं है जो पास्ट और फ्यूचर के बीच में कहीं अटका हुआ है। नाउ एक टाइमलेस ओपनिंग है। जब भी आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हो तो माइंड का टाइम बेस्ड स्ट्रक्चर डिसॉल्व होने लग जाता है। साइकोलॉजिकल टाइम मतलब पास्ट की मेमोरीज, फ्यूचर की इमेजिनेशंस, और यही साइकोलॉजिकल टाइम को जिंदा रखे हुए होता है। नाव में एंटर करने का मतलब ये नहीं है कि आप घड़ी देख रहे हैं या करंट एक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं। नाव में एंटर करने का मतलब इनर कमेंट्री का बंद हो जाना जो आपके दिमाग में चल रही होती है। उन विचारों का रेजिस्टेंस, जबरदस्ती रोकना बंद हो चुका होता है और आपकी प्रेजेंस और गहरी होती चली जाती है। जब आप नाव में होते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली धीमा हो चुका होता है, विचार
पीछे हट जाते हैं और अवेयरनेस फोरग्राउंड आगे आ चुकी होती है। यहाँ से अनमैनिफेस्टेड की झलक मिलती है। इनर बॉडी दूसरा सबसे बड़ा पोर्टल। फ्रेंड्स, इनर बॉडी इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनफैक्ट पूरा चैप्टर पिछले वाला इनर बॉडी पर ही था। इनर बॉडी का मतलब आपका एनर्जेटिक अलाइवनेस। ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन फिजिकल बॉडी के अंदर एक जटिल लाइफ एनर्जी है जिसे आप फील कर सकते हैं। इनर बॉडी को कैसे महसूस करते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में भी बताया था, हाथों में टिकलिंग के जरिए, शरीर की गर्माहट में, या हल्का वाइब्रेशन और जीवित अलाइवनेस की फीलिंग। जब आप बॉडी को अंदर से महसूस करते हैं तो आपका ब्रेन पीछे हो जाता है, क्योंकि माइंड हमेशा ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता रहता है, लेकिन बॉडी आपकी प्रेजेंट यानी नाउ में रहती है। इनर बॉडी और अनमैनिफेस्टेड। इनर बॉडी एक तरह की फॉर्म भी है क्योंकि ये बॉडी से जुड़ा हुआ है, और फॉर्मलेस भी क्योंकि ये एनर्जी भी है। इसलिए इनर बॉडी को फील करना अनमैनिफेस्टेड में एंट्री करने का एक सेफ और नेचुरल तरीका हो सकता है। ड्रीमलेस स्लीप, अनकॉन्शियस पोर्टल। फ्रेंड्स, टोल यहाँ बताते हैं, काफ़ी बड़े मतलब साधु संत भी इस बारे में बात करते हैं कि हर रात हम अनमैनिफेस्टेड में एंटर करते हैं। जब हमारी नींद कह सकते हैं ड्रीमलेस स्लीप में हम जब चले जाते हैं तो हम अनमैनिफेस्टेड में एंटर करते हैं। अब इस स्टेट में क्या होता है, आपके विचार नहीं होते, क्योंकि आप किसी तरह का कोई थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में नहीं चल रहा होता, आपके अंदर कोई ईगो नहीं रह पाता। असलियत में आप उस समय एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। लेकिन ये एंट्री अनकॉन्शियस होती है, इसलिए लिबरेशन नहीं देती। इसी को ही साइकोलॉजी की दुनिया में ल्यूसिड ड्रीमिंग भी कहा गया है। लेकिन अब ये ल्यूसिड ड्रीमिंग लिबरेशन क्यों नहीं देती? फ्रेंड्स, ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप ड्रीम फेज में जब आपको सपने चल रहे होते हैं तो आप कॉन्शियस होते हो, क्योंकि दिमाग में विचार चल रहे होते हैं। लेकिन ड्रीम का भी एक फॉर्म होता है वहाँ पर अनमैनिफेस्टेड फॉर्म से परे होता है। इसलिए ल्यूसिड ड्रीमिंग इंटरेस्टिंग हो सकता है लेकिन लिबरेटिंग नहीं होता। थिंकिंग का रुकना एक और पोर्टल हो सकता है। फ्रेंड्स, थॉट्स मैनिफेस्टेड रियल्म का हिस्सा है। कंटिन्यूअस थिंकिंग एक ओपेक स्क्रीन बना देता है जिसकी वजह से अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड छुप जाता है। गैप इन थिंकिंग। मेडिटेशन का असली मतलब क्या है? थॉट्स को फोर्सफुली रोकना नहीं है, बल्कि थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, और इनफैक्ट उन थॉट्स के बीच में कुछ गैप्स क्रिएट करने हैं। यही गैप एक कॉन्शियस ब्रीथ के साथ, या नेचर को बहुत शांति से देखने के साथ, या किसी साउंड, किसी आवाज को बिना किसी लेबल दिए सुनने से आ सकता है। प्रेजेंस का मतलब नो माइंड। जब आप डीपली प्रेजेंट होते हैं तो आपका माइंड शांत हो चुका होता है। आप सोच रोकने की कोशिश नहीं करनी पड़ती आपको उस समय। प्रेजेंस आपके माइंड से ज़्यादा पावरफुल होती है। सरेंडर, रेजिस्टेंस छोड़ना। फ्रेंड्स, बार बार इस बुक में कहा गया है कि सरेंडर का मतलब कोई वीकनेस नहीं होती। सरेंडर का मतलब मेंटल इमोशनल रेजिस्टेंस को छोड़ देना होता है, जो अभी है आपका उसके प्रति। रेजिस्टेंस ईगो को स्ट्रांग बनाता है, सेपरेटनेस बढ़ाता है और सफरिंग क्रिएट करता है। वहीं सरेंडर कैसे पोर्टल तैयार करता है? जब आप सरेंडर कर देते हैं तो आपकी ईगो आइडेंटिटी सॉफ्ट हो चुकी होती है, फॉर्म आइडेंटिटी ट्रांसपेरेंट होने लगती है और अनमैनिफेस्टेड शाइन करने लगता है। सरेंडर में आप वर्ल्ड, सरेंडर का मतलब अगर मैं लिटरल मतलब बोलूँ तो समर्पण। समर्पण में आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट नहीं होते, बल्कि वर्ल्ड के थ्रू डेप्थ को फील कर पाते हैं। लव पोर्टल नहीं है, रिजल्ट है। फ्रेंड्स, बहुत से धर्म गुरु लव को भी एक तरह का पोर्टल मानकर चलते हैं, लेकिन टोले यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देते हैं उस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए। लव किसी तरह का कोई पोर्टल नहीं है। लव उस पोर्टल, उस अनमैनिफेस्टेड का रिजल्ट है, जो पोर्टल खुलने के बाद आता है। जब ईगो डिसॉल्व होता है तो नेचुरली कंपैशन, काइंडनेस, यूनिटी, केयर आपकी जागृत होती है। लव कोई इमोशन नहीं है, लव एक स्टेट ऑफ बीइंग है। फ्रेंड्स, साइलेंस सबसे कॉम्प्लेक्स पोर्टल है। साइलेंस अनमैनिफेस्टेड का सबसे प्योरेस्ट एक्सप्रेशन है। हर एक साउंड, एक आवाज साइलेंस से पैदा होती है और फिर दोबारा साइलेंस में जाकर डिसॉल्व हो जाती है, और हम सभी लोग साइलेंस से घिरे हुए होते हैं।
आउटर साइलेंस का मतलब इनर साइलेंस होता है। जब आप आवाज से ज्यादा साइलेंस पर, शांति पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग शांत होने लग जाता है और एक अंदरूनी ठहराव जागृत होता है। आप साइलेंस पर ध्यान देते ही अनमैनिफेस्टेड में एंटर करना शुरू कर देते हैं। स्पेस, नथिंगनेस का पोर्टल। फ्रेंड्स, स्पेस भी अनमैनिफेस्टेड का एक्सप्रेशन है। हर ऑब्जेक्ट स्पेस में है, स्पेस से बना हुआ है और अंततः स्पेस में ही डिसॉल्व हो जाएगा। फिजिक्स भी लगभग इसी बात को समझाती है कि कोई भी मैटर लगभग पूरी तरह से एम्प्टी स्पेस है। इनफैक्ट मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस आप देख लीजिए, एटम्स के बीच का डिस्टेंस अगर आप देख लें, एटम के साइज से उनका डिस्टेंस कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है। और एटम्स के अंदर इनफैक्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पेस पर ध्यान देने का इफेक्ट क्या होता है? जब आप ऑब्जेक्ट से हटाकर अपनी अटेंशन स्पेस पर लगा देते हैं, तो आपके विचार फेड, धुंधले पड़ने लग जाते हैं, अवेयरनेस एक्सपेंड होती है और आप रियलाइज करते हैं कि आप भी ऑब्जेक्ट नहीं है, आप स्पेस लाइक अवेयरनेस है। स्पेस और साइलेंस एक ही रियलिटी है। फ्रेंड्स, स्पेस और साइलेंस दोनों नथिंगनेस है, लेकिन लाइफलेस नहीं है, बल्कि इनफाइनाइटली क्रिएटिव है। ये वही गर्भ है जहां से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। स्पेस टाइम की असली नेचर। फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम कंटिन्यूम का कंसेप्ट दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो स्पेस टाइम भी असल में एक इल्यूजन है। उसका इनर इक्विवेलेंट अगर हम समझने की कोशिश करें, तो स्पेस का मतलब नो माइंड अवेयरनेस है, वहीं टाइम का मतलब यहाँ प्रेजेंस यानी नाउ पर हो जाता है। जब ये दोनों अंदर रियलाइज हो जाते हैं, तो वर्ल्ड आपको बाइंड नहीं कर पाता। इस दुनिया का असली पर्पस क्या है? फ्रेंड्स, इस दुनिया का असली पर्पस इस दुनिया के अंदर नहीं है। इस दुनिया का पर्पस है अनमैनिफेस्टेड को रियलाइज करना। जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में एक कहावत है, इफ देयर इज नो इल्यूजन देयर वुड बी नो एनलाइटमेंट। आप अनमैनिफेस्टेड के सेल्फ रिकॉग्निशन का एक सिर्फ माध्यम पर है। जैसा कि भारत में कहते हैं कि कण कण में शंकर है, ठीक उसी तरह यहाँ जीसस क्राइस्ट गॉस्पेल ऑफ थॉमस में कहते हैं, स्प्लिट अ पीस ऑफ वुड, आई एम देयर, लिफ्ट अप अ स्टोन एंड यू विल फाइंड मी देयर। फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस चैप्टर के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, कॉन्शियस डेथ। फ्रेंड्स, तिब्बतन मॉन्क्स में एक काफ़ी अच्छी किताब है, उसमें कॉन्शियस डेथ के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पर डेथ भी एक पोर्टल के रूप में बताया गया है। लेकिन अगर लाइफ में आपने कभी अनमैनिफेस्टेड से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो आपके लिए मृत्यु का पोर्टल भी मिस हो सकता है। हर पोर्टल फॉल्स सेल्फ के लिए एक मृत्यु ही है। जब फॉल्स सेल्फ मरता है, तो रियलाइजेशन होती है कि डेथ कभी हुई ही नहीं थी, सिर्फ एक इल्यूजन ही खत्म हुआ है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस पूरे चैप्टर का कोर मैसेज की बात करूं, तो इस चैप्टर का सार यही निकल कर आता है कि अनमैनिफेस्टेड दूर नहीं है, पोर्टल कभी फ्यूचर में नहीं खुलने वाला, और लिबरेशन कहीं और नहीं है, यही है, अभी है और नाउ में है। आपको कुछ बनना नहीं है, कुछ अचीव नहीं करना है, सिर्फ आपको विचारों को रेजिस्ट करना छोड़ना है, प्रेजेंट में आना है और अलाउ करना है, ताकि जो हमेशा से है वो खुद को रिवील कर सके। चैप्टर 8 ही है अनलाइटेड रिलेशनशिप्स। फ्रेंड्स, ये चैप्टर रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स को एक बिल्कुल अलग नए लेवल पर लेकर जाता है। कम से कम ये चैप्टर ये नहीं सिखाएगा कि परफेक्ट रिलेशनशिप कैसे मिले, सही पार्टनर कैसे चुने या ब्रेकअप कैसे अवॉइड करें, बल्कि ये दिखाता है कि रिलेशनशिप्स असल में अवेकनिंग का टूल हो सकती है। रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस देने के लिए नहीं, कॉन्शियसनेस लाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। रिलेशनशिप्स का असली पर्पस। फ्रेंड्स, अकार्ट टोले के अनुसार रिलेशनशिप्स का प्राइमरी पर्पस हैप्पीनेस नहीं है, उसका प्राइमरी पर्पस अवेकनिंग है। जब तक ह्यूमैनिटी अनकॉन्शियस थी, तो रिलेशनशिप्स किस चीज के लिए यूज होता था? सिक्योरिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब रिलेशनशिप्स कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने का माध्यम बन सकती है। इसलिए मॉडर्न रिलेशनशिप्स में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहते हैं, पेन ज़्यादा है और कंफ्यूजन भी ज़्यादा है, क्योंकि रिलेशनशिप्स ईगो को एक्सपोज कर देती है, पेन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है। फ्रेंड्स, ईगोइक रिलेशनशिप्स काम कैसे करती है?
ईगो बेस्ड रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन क्या है? नीड, लैक और फियर। लेकिन अनकॉन्शियस व्यक्ति रिलेशनशिप में जब भी आता है तो वो क्या सोचता है कि तुम मुझे कंप्लीटनेस दोगे, हैप्पी बनाओगे या मेरे पेन को हील करोगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस पूरी बुक को देखकर आपको पढ़कर ये समझ में आ चुका होगा कि ईगो का नेचर क्या है, कभी सेटिस्फाई ना हो। इसलिए अट्रैक्शन आएगा, फिर ट्विलाइट फेज होगा, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस जब पूरी ना हो तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और अंततः कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। एडिक्शन और रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, अकार्ट टोले रिलेशनशिप को एडिक्शन से कंपेयर करते हैं। जैसे शुरुआत में जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको प्लेजरेबल लगता है, लेकिन जब विड्रॉल आता है तो वो बहुत पीड़ादायक होता है। ठीक उसी तरह से पार्टनर्स शुरुआत में प्लेजर देते हैं, लेकिन फिर ईगो ट्रिगर जब होता है तो वो बहुत पेन देता है। जब पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है तो आप उसे लव का नाम देते हैं, लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती तो वो पेन बन जाती है। ये लव नहीं है, ये ईगो अटैचमेंट है, पेन बॉडी ड्रिवन बॉन्ड है। ट्रू लव क्या नहीं है? फ्रेंड्स, ट्रू लव कम से कम डिपेंडेंसी नहीं है, जेलसी नहीं है, कंट्रोल नहीं है और इमोशनल वायलेंस नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं तो अटैक, मैनिपुलेशन, ब्लेम और साइलेंट ट्रीटमेंट, अगर ये सब है तो कम से कम वो लव नहीं हो सकता। वह ईगो, पेन बॉडी इंटरेक्शंस हैं। ट्रू लव का कोई ऑपोजिट नहीं हो सकता। अगर आपके लिए लव का कुछ ऑपोजिट है तो वो कम से कम लव नहीं हो सकता, एज पर अकार्ट टोले। फ्रेंड्स, पेन बॉडी और रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप पेन बॉडी को एक्टिवेट करती है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं और पार्टनर्स आपके सबसे गहरे घाव को टच कर सकता है। पेन बॉडी पास्ट इमोशनल पेन का एनर्जी फील्ड है, ये सब हम पहले भी जान चुके हैं। रिलेशनशिप्स में आकर यही पेन बॉडी ट्रिगर होती है और सरफेस पर आ जाती है। इसलिए रिलेशनशिप्स में पेन पैदा नहीं होता, रिलेशनशिप्स पेन को रिवील कर देती है। वाई रिलेशनशिप्स फील अनबियरेबल समटाइम्स, कि अब तो बस बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि फ्रेंड्स, रिलेशनशिप अनकॉन्शियस पैटर्न को स्पॉटलाइट में ले आती है। अगर आप अकेले होते हैं तो ईगो आपके अंदर आराम से ब्रेन में कहीं छुपा बैठा हो सकता है, पेन बॉडी अंदर कहीं दबी रहती है, लेकिन रिलेशनशिप्स आते ही एस्केप पॉसिबल नहीं रह पाता। इसलिए लोग रिलेशनशिप से भागते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। आज से कुछ समय पहले तक भारत में भी नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो चुका है भारत में भी। लेकिन अकार्ट टोले यहाँ कहते हैं कि पेन से भागना सॉल्यूशन नहीं है, पेन अवेयरनेस से डिसॉल्व होता है। रिलेशनशिप एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, यही बात इस चैप्टर का कोर आइडिया है। यहाँ अकार्ट टोले रिलेशनशिप्स को साधना से कंपेयर करते हैं। कुछ कुछ इस चैप्टर को देखकर जो हमारे भारतीय दर्शन में अर्धनारीश्वर का रूप कहा गया है, लगभग वही सब यहाँ इस चैप्टर का क्रक्स मुझे ऐसा लगा। अगर रिलेशनशिप्स में आपको गुस्सा आता है, जेलसी आती है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, तो आप उससे प्रॉब्लम मत समझिए, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हर ट्रिगर ये कह रहा है कि यहाँ अवेयरनेस लाओ और अपनी पेन बॉडी से रिलीफ लो। प्रेजेंस क्या करती है रिलेशनशिप्स में? फ्रेंड्स, प्रेजेंस का मतलब क्या है? रिएक्शन से पहले की अवेयरनेस। जब पार्टनर कुछ बोलता है और आप रिएक्ट नहीं करते और सिर्फ आप ऑब्जर्व करते हैं तो पेन बॉडी वहां फीड नहीं हो रही होती, और जो ड्रामा ड्रामा सिचुएशन जो आपके दिमाग में चल रही होती है वो वहां डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। प्रेजेंस रिलेशनशिप्स को हील नहीं करती, प्रेजेंस रिलेशनशिप्स को ट्रांसेंड करती है। जजमेंट छोड़ना। फ्रेंड्स, जजमेंट रिलेशनशिप्स के लिए जहर की तरह काम करता है। जजमेंट दो तरह के होते हैं, एक पार्टनर को जज करना और दूसरा खुद को जज करना। जजमेंट का सीधा सा मतलब है कि अभी ईगो एक्टिव है और प्रेजेंस एब्सेंट हो चुका है। जब आप जजमेंट छोड़ते हैं तो एक्सेप्टेंस आ जाती है, स्पेस क्रिएट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है। एक्सेप्टेंस का सही अर्थ। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब गाली गलौज को भी टॉलरेट करें, डिसफंक्शंस को इग्नोर करें। एक्सेप्टेंस का मतलब यही है कि रियलिटी जैसी है वैसी ही उसे देखना है, विरोध करना छोड़ना है। रेजिस्टेंस पेन क्रिएट करता है और एक्सेप्टेंस स्पेस क्रिएट करती है। वन कॉन्शियस पार्टनर इज इनफ
फ्रेंड्स, अगर रिलेशनशिप में एक व्यक्ति कॉन्शियस है और दूसरा अनकॉन्शियस, तब भी क्या अवेकनिंग पॉसिबल हो सकती है? आपको पार्टनर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को प्रेजेंट रहना है उस समय। कॉन्शियसनेस कंटिजियस होती है, लेकिन ईगो कन्फ्रंटेशन से नहीं बदलता। ईगो वर्सेस प्रेजेंस डायनेमिक्स। जब आप प्रेजेंट रहते हैं तो पार्टनर का ईगो अनकंफर्टेबल हो जाता है, और ईगो को क्या चाहिए? लड़ाई झगड़ा, फाइट, रिएक्शंस, ड्रामा। प्रेजेंस ईगो को मिरर दिखा देता है, और ईगो मिरर पसंद नहीं करता। इसलिए पार्टनर हो सकता है इरिटेट भी हो जाए, विड्रॉ कर सकता है या अटैक भी कर सकता है, लेकिन ये फेलियर नहीं है, ये सब अवेकनिंग का प्रोसेस है। ट्रू कम्युनिकेशन क्या है? ट्रू कम्युनिकेशन वर्ड से नहीं आ सकता। ट्रू कम्युनिकेशन होता है साइलेंस और प्रेजेंस से। जब आप फुली प्रेजेंट होकर सुनते हैं, बिना रोका टोकी किए, बिना किसी तरह का डिफेंड किए, तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है और वननेस एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाती है। गिविंग स्पेस इन रिलेशनशिप्स। लव के बिना स्पेस सरवाइव नहीं कर सकता। स्पेस का मतलब क्या है? इमोशनल स्पेस, मेंटल स्पेस, और सबसे बड़ी बात बीइंग स्पेस। अगर आप पार्टनर को स्पेस नहीं देते तो ईगो डोमिनेट करता है, सफोकेशन पैदा होने लग जाती है। लेकिन वही स्पेस देने पर ट्रस्ट आता है और आपका लव ज़्यादा डीपन हो पाता है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पेन पैटर्न्स। फ्रेंड, पुरुषों में मुख्य ऑब्स्टेकल क्या है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से ओवर थिंकिंग, जैसा कि इस बुक में भी कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ वुमेन्स के अंदर मेन ऑब्स्टेकल क्या है? पेन बॉडी, बहुत सारा इमोशनल पेन वो अपने साथ लेकर चलती है। लेकिन दोनों में दोनों चीजें भी मौजूद हो सकती हैं। रिलेशनशिप्स इन दोनों को सरफेस पर लेकर आता है, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो सके। कलेक्टिव पेन बॉडी इन रिलेशनशिप्स। फ्रेंड्स, एकार्ट टोले यहाँ एक बहुत ही, मैं कहूँगा, मैच्योर बात को एक्सप्लेन करते हैं कि रिलेशनशिप्स सिर्फ पर्सनल नहीं होते, उनमें कलेक्टिव पेन भी एक्टिवेट होता है, जैसे जेंडर पेन, कल्चरल कंडीशनिंग, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा। इसलिए रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेट लगते हैं। प्रेजेंस कलेक्टिव पेन को भी डिसॉल्व कर सकती है। एनलाइटेड रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं? फ्रेंड्स, एनलाइटेड रिलेशनशिप्स का मतलब परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती। एनलाइटेड रिलेशनशिप में अवेयरनेस प्राइमरी होती है, हैप्पीनेस सेकेंडरी, और पीस इंडिपेंडेंट होता है। पार्टनर आपको कंप्लीट नहीं करता, पार्टनर आपके बीइंग को रिफ्लेक्ट करता है। लव एज बीइंग। फ्रेंड्स, लव कोई फीलिंग नहीं है, लव कोई इमोशन नहीं है। लव क्या है? बीइंग की एक स्टेट है, प्रेजेंस की फ्रेग्रेंस है। जब आप बीइंग में होते हैं तो लव नेचुरली फ्लरिश करता है, वहीं अटैचमेंट डिसॉल्व हो जाता है। एक्सक्लूसिविटी और ट्रू लव। फ्रेंड्स, ईगोइक लव एक्सक्लूसिव होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो वाली जो फीलिंग होती है, लेकिन ट्रू लव एक्सक्लूसिव नहीं होता। ट्रू लव यूनिवर्सल होता है, बस इंटेंसिटी अलग अलग होती है, एसेंस सेम रहता है। रिलेशनशिप्स में अवेकनिंग का फाइनल स्टेज, जब दोनों पार्टनर माइंड से डिस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पेन बॉडी ट्रांसम्यूट कर चुके होते हैं, तब रिलेशनशिप ब्लिसफुल हो जाती है। वननेस मतलब एकीकरण एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये रेयर है, लेकिन पॉसिबल है, जो अर्धनारीश्वर जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर मैं इस पूरे चैप्टर का कोर ट्रुथ की बात करूँ, तो रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस देने के लिए नहीं आई, रिलेशनशिप्स आपके ईगो को खत्म करने के लिए आती हैं। अगर आप रिलेशनशिप से हैप्पीनेस मांगते हैं तो आप परेशान, मतलब सफरिंग करेंगे, लेकिन वहीं अगर आप उसको अवेयरनेस के रूप में लेकर आते हैं तो आप लिबरेट करेंगे। रिलेशनशिप इज नॉट हेयर टू मेक यू हैप्पी, बट टू मेक यू कॉन्शियस। जब आप ये समझ लेते हैं कि ब्लेम खत्म हो चुका है, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो चुकी हैं, फियर खत्म हो चुका है, और रिलेशनशिप्स तब बन जाती है एनलाइटमेंट का पाथ, लव का एक्सप्रेशन, प्रेजेंस का प्लेग्राउंड। चैप्टर 9 का टाइटल है बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में एकार्ट टोले एक बहुत ही जटिल लेकिन बहुत ही लाइफ चेंजिंग डिस्टिंक्शन को समझाते हैं। खुशी और शांति, हैप्पीनेस और पीस के बीच के फर्क को। हम नॉर्मली मानते हैं कि हम कब खुश हो जाएंगे? जब लाइफ सॉल्व हो जाएगी या लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऑथर यहाँ पर एक क्लियरिटी देते हैं। हैप्पीनेस अनस्टेबल है,
कंडीशन बेस्ड है, इवेंचुअली फाइनली कभी ना कभी वो अनहैप्पीनेस में बदलती है। ये कुछ कुछ बुद्ध की फिलॉसफी है, सर्वम दुखम। जबकि पीस अनकंडीशनड है, परमानेंट है और फॉर्म से बियॉन्ड है। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। टोले यहां बताते हैं कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस वास्तव में दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक माइंड की क्रिएटेड स्टेट्स हैं जो सरकमस्टांसेस पर डिपेंड करती है। अगर कोई सिचुएशन आपकी डिजायर को फुलफिल करती है तो इसका मतलब आप खुश हो गए, लेकिन अगर कोई सिचुएशन आपकी डिजायर ब्रेक कर दे तो आप नाखुश हो जाते हैं। यानी हैप्पीनेस फेवरेबल कंडीशन, अनहैप्पीनेस अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन दोनों हैं तो बराबर ही। आज जो आपको खुश कर रहा है कल वही आपको एंग्शियस लग सकता है। जो चीज आपको आज एक्साइटमेंट दे रही है हो सकता है आगे जाकर वही आपको बोरियत दे। इसका रीजन ये है कि हैप्पीनेस फॉर्म बेस्ड है, जैसे कि पैसा, रिलेशनशिप, सक्सेस, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, ये जितनी भी फॉर्म्स है सब इम्परमानेंट है। माइंड हमेशा फ्यूचर में हैप्पीनेस को तलाशता रहता है। ह्यूमन ब्रेन का पैटर्न ही ऐसा है, अभी नहीं मैं बाद में खुश हो जाऊंगा। दिमाग आपको हमेशा यही कहेगा कि जब जॉब मिल जाएगी, जब शादी हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं अभी बीमार हूं, जब ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो मोमेंट कभी एक्चुअल में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि माइंड तुरंत ही कोई नई कंडीशन आपके लिए क्रिएट करके रखता है। इसलिए हैप्पीनेस स्टेबल नहीं रहती। माइंड हमेशा अगले टारगेट्स बनाता रहता है और ये एक एंडलेस साइकिल है। वाई हैप्पीनेस ऑलवेज टर्न्स इनटू अनहैप्पीनेस। फ्रेंड्स, हर हैप्पीनेस अपने अंदर एक परेशानी लेकर आती है अपने साथ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जिस चीज से खुशी आई है वो कल को बदल भी सकती है, खत्म भी हो सकती है या छीनी जा सकती है, छिन सकती है। इसलिए हैप्पीनेस के साथ हमेशा उसके खो जाने का डर, एक एंजाइटी और अटैचमेंट बनी रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पैसा हैप्पीनेस लेकर आया है तो उसके जाने का डर हमेशा बना रहेगा। कोई रिलेशनशिप आपके लिए खुशी लेकर आई है तो उसके ब्रेकअप यानी टूटने का डर हमेशा रहेगा। हेल्थ हैप्पीनेस, कभी ना कभी बीमार तो आप पड़ोगे ही, यानी हैप्पीनेस टिक नहीं सकती। पीस हैप्पीनेस से अलग डायमेंशन है। अब यहां एकार्ट टोले इंट्रोड्यूस करते हैं एक नए कंसेप्ट को, पीस। पीस सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती, फॉर्म पर डिपेंड नहीं करती, फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करती। पीस का सोर्स क्या है? प्रेजेंट मोमेंट एक्सेप्टेंस। शांति तभी आती है जब आप इनर रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं। आप रियलिटी से फाइट नहीं करते, आप जैसा है वैसा अलाउ करते हैं। पीस का मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। पीस का मतलब है कि प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन आपकी इनर स्टेट को आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। सफरिंग का रूट इनर रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, देखा जाए तो पूरे चैप्टर, पूरी बुक में यही इनर रेजिस्टेंस के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया गया है। यहां पर टोले कहते हैं पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। फ्रेंड्स, पेन मतलब बॉडी पेन, इमोशनल लॉसेस, फिजिकल चैलेंजेस। वहीं सफरिंग मेंटल स्टोरीज, बार बार सिचुएशंस को रजिस्ट करना, ये नहीं होना चाहिए था। बार बार अपने आप को यही बताना। जब आप कहते हैं कि ये गलत हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो इस तरह का पेन आपके लिए सफरिंग बन जाता है और यही रेजिस्टेंस सफरिंग के रूप में आपको परेशान करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ सरेंडर नहीं होता। लोग अक्सर एक्सेप्टेंस को गलत समझते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसे भी सपोर्ट करेंगे या पैसिव बन जाएंगे, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, आप चेंज की कोशिश ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है इनर नॉन रेजिस्टेंस, यानी अभी जो है उसे मेंटली फाइट नहीं करना है, सिचुएशन को अपना दुश्मन नहीं बनाना है। आप एक्शन ले सकते हैं किस लिए? चेंज करने के लिए, लेकिन उस इमोशनल फाइट से आपको बचना है जो आपके दिमाग में चल रही होती है। प्रेजेंट मोमेंट में अनहैप्पीनेस डिसॉल्व हो जाती है। एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। अगर आप अभी इसी मोमेंट में इसे देख सकते हैं, आप महसूस कीजिए या सोचिए कि क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है एग्जैक्टली इस सेकंड में। ज्यादातर आंसर नहीं में होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारे ब्रेन में, जो अक्सर
मेमोरीज यानी पास्ट में फंसा रहता है, और इमेजिनेशन यानी फ्यूचर में फंसा रहता है। प्रेजेंट मोमेंट इट सेल्फ न्यूट्रल होता है। जब आप पूरी तरह नाउ यानी अभी में होते हैं तो अनहैप्पीनेस सरवाइव नहीं कर पाती, ठीक उसी तरह से हैप्पीनेस भी सरवाइव नहीं करेगी। एंग्जाइटी अपने आप डिसॉल्व हो चुकी होगी। ईगो अनहैप्पीनेस से आइडेंटिटी बनाता है। फ्रेंड्स, ईगो हमेशा आपसे ये कहेगा कि मैं विक्टिम हूं, वो विक्टिम कार्ड प्ले करेगा आपके साथ, मेरे साथ गलत होता है, मेरी लाइफ औरों की तुलना में डिफिकल्ट है। ये स्टोरी ईगो को आइडेंटिफाई करती है। इसलिए ईगो सीक्रेटली आपकी जो बेचैनी है उसको पकड़ कर रखता है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि मैं अभी अनहैप्पी नहीं हूं, बल्कि ये जो अनहैप्पीनेस है मेरे अंदर यानी मेरे ब्रेन से अराइज हो रही है, तो ईगो अपने आप डिसॉल्व होने लगता है। कॉन्शियस सफरिंग, सफरिंग जो अवेकनिंग बन जाए। टोल यहाँ एक पैराडॉक्सियल आइडिया देते हैं। सफरिंग भी अवेकनिंग का एक दरवाज़ा बन सकती है, अगर आप सफरिंग को फुल्ली फील कर सकें, उसे रेजिस्ट ना करें, ना ही उसके इर्द गिर्द कोई कहानियां बनाए। तो सफरिंग ज़्यादा गहरी अवेयरनेस पैदा करती है, ईगो को बर्न करती है, सरेंडर लाती है। सरेंडर का मतलब यहाँ समर्पण की बात हो रही है, सिचुएशन से भागने की बात नहीं हो रही। बहुत से लोग डीप पेन के थ्रू भी अवेकन हुए हैं। प्लेजर और पेन दोनों ट्रांजिएंट हैं। फ्रेंड्स, माइंड प्लेजर के पीछे भागता है, खाना, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, लेकिन हर प्लेजर जब फेड हो जाता है रिपीटिशन मांगता है और एडिक्शन भी बनता है। और प्लेजर का ऑपोजिट है पेन, वो आता ही है। पीस प्लेजर नहीं है, पीस प्लेजर से बहुत गहरा है। इनर पीस बॉडी और माइंड से बियॉन्ड है। पीस का कोई इमोशन नहीं है, पीस कोई फीलिंग नहीं है। पीस बैकग्राउंड अवेयरनेस है, साइलेंट प्रेजेंस या बीइंगनेस भी हम इसे कहते हैं। जब आपके दिमाग में बहुत शोर चल रहा होता है तो पीस बैकग्राउंड में मौजूद तो रहता है, लेकिन वो निकल कर कब आता है, जब आप अपने ही थॉट्स के ऑब्जर्वर बन जाते हैं, अपने इमोशंस को एक साक्षी भाव में देखने लग जाते हैं, तब पीस नेचुरली रिवील होता है। आई एम अनहैप्पी ये स्टेटमेंट इल्यूजन है। ऑथर कहते हैं कि आप अनहैप्पी नहीं है। अनहैप्पीनेस एक पासिंग स्टेट है, माइंड की एक्टिविटी। आप वह अवेयरनेस है जो अनहैप्पीनेस को देख रही है। ऑब्जर्वर कभी अनहैप्पी नहीं होता। एंड ऑफ सीकिंग, पीस इज ऑलरेडी हेयर। माइंड पीस को फ्यूचर में ढूंढता है, मेडिटेशन के बाद, एनलाइटमेंट के बाद, लाइफ फिक्स होने के बाद। लेकिन पीस ऑलरेडी प्रेजेंट के अंदर है, आपके अवेयरनेस में। प्रॉब्लम पीस की एब्सेंस में नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन की मिसप्लेसमेंट में है। ट्रू हैप्पीनेस वर्सेस कंडीशनड हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, एकार्ट टोले यहाँ डिस्टिंक्शन करते हैं कंडीशनड हैप्पीनेस और ट्रू जॉय में। कंडीशन हैप्पीनेस को क्या चाहिए, कोई वजह चाहिए, अनस्टेबिलिटी चाहिए, ऑपोजिट क्रिएट करती है। लेकिन जॉय कॉजलेस है, शांत है, डीप यानी गहरा है, पीसफुल है। और यह जॉय फॉर्म से नहीं आता बल्कि बीइंग से आता है, जो इस चैप्टर का मूल है। व्हेन अनहैप्पीनेस अराइजेज, तब क्या करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर एकार्ट टोले इस चैप्टर में प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देते हैं। जब अनहैप्पीनेस आए तो उसे कम से कम लेबल ना करे और ना ही उसे दबाए, ना ही कोई कहानी उसके इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करे। बस एक दृष्टा यानी ऑब्जर्वर के रूप में उसे फील करें, अलाउ करें और सम देखें बस। प्रेजेंस अनहैप्पीनेस को अपने आप डिसॉल्व कर देगी। पीस इज नॉट ऑपोजिट ऑफ अनहैप्पीनेस। पीस अनहैप्पीनेस का ऑपोजिट नहीं हो सकता। पीस अनहैप्पीनेस को इंक्लूड कर सकता है, पेन के साथ को एग्जिस्ट कर सकता है। विरोधाभास दिमाग में होते हैं, पीस दिमाग से इतर है। द डीपर यस टू लाइफ, पीस का एसेंस है डीपर इनर यस। इस मोमेंट को यस, इस फॉर्म को यस, और इस एक्सपीरियंस को यस। जब आप लाइफ को यस कहते हैं तो लाइफ आपको पीस यानी शांति देती है। फ्रेंड्स, अगर इस चैप्टर के सेंट्रल मैसेज की बात करूं तो हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, अनहैप्पीनेस से फाइट नहीं करना है, बस उस पीस को रिकॉग्नाइज करना है। पीस ऑलरेडी वहीं है, खुद आप हैं जो कि नाव में है। जब आप हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस के साइकिल से बाहर आते हैं तो पीस में आप रेस्ट करते हैं, और वहीं से कंपैशन अराइज होता है, क्लियरिटी आती है और फ्रीडम मिलती है। उसके चैप्टर 10 की
फ्रेंड्स लगभग हम इस बुक को अब खत्म कर चुके हैं, लास्ट वीडियो है। द मीनिंग ऑफ सरेंडर। सरेंडर का असली मतलब क्या है? फ्रेंड्स इस चैप्टर में एकार्ट टोले एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। ज़्यादातर लोग जब सरेंडर शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने हार मान ली, वे कमज़ोर पड़ गए हैं, पैसिव हो चुके हैं और लाइफ से लड़ना छोड़ दें। लेकिन टोले यहाँ साफ करते हैं कि ट्रू सरेंडर यानी समर्पण कोई डिफीट से कोई लेना देना नहीं है। असल में यहाँ सरेंडर यानी समर्पण का मतलब ये है इनर रेजिस्टेंस को छोड़ देना। जो भी इस मोमेंट में है उसके खिलाफ नो कहना बंद करना है। सरेंडर कोई आउटर रिएक्शन नहीं है, ये प्योरली इनर फिनोमिना है। आप सिचुएशन बदल सकते हैं एक्शन लेकर, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इनर लेवल पर आपको रेजिस्टेंस नहीं करना है, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। अगर मैं इसे डिफरेंस के रूप में देखूं तो रेजिग्नेशन नहीं है, यहाँ सरेंडर की बात हो रही है। रेजिग्नेशन में कड़वाहट है, लेकिन सरेंडर में आपको क्लियरिटी और इनर पीस मिलता है। रेजिस्टेंस क्या है और पेन कैसे पैदा होता है? टोले यहाँ समझाते हैं कि ऑल सफरिंग इज रेजिस्टेंस टू व्हाट इज। जब माइंड ये कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, यही रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस हमेशा मेंटल जजमेंट और इमोशनल नेगेटिविटी की फॉर्म में आता है। और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? पेन, सफरिंग, अनहैप्पीनेस। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, पेन सिचुएशन से नहीं आता, पेन जो आपके दिमाग में चल रही रेजिस्टेंस है उसकी वजह से आता है। सिचुएशन न्यूट्रल होती है, माइंड उस पर स्टोरीज बनाता है। सरेंडर का नाउ से कनेक्शन। सरेंडर कभी पास्ट से नहीं हो सकता, फ्यूचर से नहीं हो सकता। सरेंडर सिर्फ नाउ में पॉसिबल है, समर्पण। क्यों? क्योंकि पास्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, फ्यूचर अभी एग्जिस्ट करता नहीं है। इसलिए सरेंडर का मतलब इस एग्जैक्ट मोमेंट को बिना किसी लेबल दिए, बिना किसी जजमेंट एक्सेप्ट कर लेना। आप पूरी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते, आप सिर्फ इस मोमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। टोले यहाँ एक बहुत पावरफुल लाइन कहते हैं, यू डोंट सरेंडर टू योर लाइफ सिचुएशन, यू सरेंडर द नाउ। एक्शन और सरेंडर साथ कैसे चल सकते हैं? फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करता है। लोग अक्सर पूछते हैं अगर मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूं तो चेंज कैसे होगा? टोले यहाँ कहते हैं सरेंडर एक्शंस को रोकता नहीं है, सरेंडर रिएक्शंस को रोकता है। डिफरेंस यहाँ समझना पड़ेगा। रिएक्शन किस तरह का आएगा? अचानक गुस्सा आना, अचानक डरना और अचानक हताशा, फ्रस्ट्रेशन होना। लेकिन एक्शन कब होंगे? जब आपके अंदर क्लियरिटी होगी, प्रेजेंस होगी, इंटेलिजेंस होगी। लेकिन रिएक्शन फेज में जब आपका ब्रेन रिएक्टिव मोड में रहता है तो एक्शंस बिल्कुल क्लियर नहीं होने वाले। सरेंडर स्टेट में एक्शंस ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती और ईगो इंटरफेयर नहीं कर पाता। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसा कि इस चैप्टर में दिया भी गया है कि आप अगर कहीं किसी की उसमें दलदल में फंसे हुए हैं तो रेजिग्नेशन का मतलब क्या है कि ठीक है यार, जो होना था हो गया, अब तो मैं गया काम से, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ जिस समर्पण की बात कर रहे हैं कि जो मोमेंट है उसे एग्जैक्टली एज इट इज मैं एक्सेप्ट करूं और अब यहां से निकलने का बेस्ट तरीका क्या होगा, बजाय इस बात का अफसोस करने की मैं यहां आया ही क्यों। नॉन सरेंडर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब आप सरेंडर नहीं करते तो आपका ईगो स्ट्रांग होता है, वर्ल्ड थ्रेटनिंग लगने लगता है और लोग आपको अपने दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट क्या करता है? सेपरेशन, डर, पैरानिया। टोले यहाँ कहते हैं पैरानिया ईगोइक कॉन्शियसनेस का एक एक्सट्रीम फॉर्म है। बॉडी लेवल पर भी इसका असर होता है। आपकी मसल्स टाइट होने लगती हैं, एनर्जी फ्लो ब्लॉक्ड हो जाता है और क्रॉनिक टेंशन यानी बहुत ज़्यादा टेंशन आपको फील होती है। इसलिए रेजिस्टेंस सिर्फ मेंटल नहीं है बल्कि फिजिकल भी होता है। सरेंडर और बॉडी। जब आप रेजिस्टेंस छोड़ते हैं तो बॉडी रिलैक्स होती है, लाइफ एनर्जी फ्लो करने लग जाती है और हीलिंग नेचुरली शुरू हो जाती है। लेकिन बॉडी थेरेपिस्ट तब तक टेम्परेरी रिलीफ देते हैं जब तक रेजिस्टेंस डिसॉल्व ना हो जाए, क्योंकि हमेशा इनर रेजिस्टेंस रहता है। सरेंडर और बीइंग। सरेंडर आपको कहाँ रिकनेक्ट करता है? बीइंग से, जो कि टाइमलेस है, पीसफुल है और अनअफेक्टेड है। लाइफ सिचुएशन के चेंज होने या ना होने से बीइंग अनटच्ड रहता है। जीसस का एक बड़ा ही फेमस कोट है, द वन थिंग दैट इज
नीडेड। टोले के अनुसार वही सरेंडर है। सरेंडर्ड एक्शन से क्या होता है? जब एक्शन सरेंडर से आता है तो ईगो वहां नहीं रहती, एफर्टलेस एफर्ट आने लग जाते हैं और जॉय प्रेजेंट रहती है। टोले से यहाँ कहते हैं सरेंडर्ड एक्शन। एकार्ट टोले तो यहाँ और आगे जाते हैं। हो सकता है आने वाले समय में वर्क शब्द को ऑब्सोल्यूट किया जा सके और एक्शन सेलिब्रेशन बन जाए, मतलब वर्क की जगह एक्शन बोला जाने लगे। फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश फ्यूटाइल क्यों है? टोले यहाँ कहते हैं फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय द क्वालिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस नाउ। इसलिए सरेंडर नाउ में है, फ्यूचर ऑटोमेटिकली उसी से अलाइन कर जाता है। वहीं अनसरेंडर एक्शन कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, सरेंडर्ड बीइंग हार्मनी क्रिएट करते हैं। मोटिवेशन कहाँ से आएगी अगर डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो? ये बिल्कुल सही बात है। सरेंडर्ड स्टेट में एक्शन डिससेटिस्फेक्शन से नहीं, क्लियरिटी से आता है। यहां पर अकार्ट एक और एग्जाम्पल देते हैं, फॉग और फ्लैश लाइट एनालॉजी। फ्रेंड्स, लाइफ सिचुएशन फॉग है, हमें बहुत पीछे का नहीं दिखाई देगा, बहुत आगे का नहीं दिखाई देगा। कॉन्शियसनेस प्रेजेंस एक फ्लैश लाइट की तरह है जो बिल्कुल आपके आसपास के मोमेंट को क्लियर कर देती है। आप पूरे फॉग को क्लियर नहीं कर पाते, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप को ज्यादा क्लियर तरीके से देख पाते हैं। प्लानिंग और सरेंडर। फ्रेंड्स, प्लानिंग तो अलाउड है, बिना प्लानिंग के आप कैसे मूव करेंगे? लेकिन आपके दिमाग में जो मेंटल मूवीज चलती हैं, जो आइडेंटिफिकेशन चलती है, वो यहाँ अलाउड नहीं है। प्लानिंग प्रैक्टिकल है, डर ईगोइक है। व्हेन नो एक्शन पॉसिबल, अगर सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, एस्केप पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती हैं, देन यूज दिस सिचुएशन टू डीपन योर सरेंडर। अधिकांशतः लाइफ मिस्टीरियसली शिफ्ट होती रहती है, हेल्प अनएक्सपेक्टेड वे में आ ही जाती है। फेक सरेंडर वर्सेस रियल सरेंडर। फेक सरेंडर का मतलब क्या है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप कहीं ना कहीं अफसोस कर रहे होते हैं। वहीं रियल सरेंडर क्या है? कंप्लीट इनर ओपननेस, नो नेगेटिविटी, सेल्फ चेक, क्या कहीं आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं छुपा हुआ है? माइंड एनर्जी वर्सेस स्पिरिचुअल एनर्जी। फ्रेंड्स, माइंड एनर्जी पोलैरिटी बेस्ड है, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है और टोले तो यहाँ तक कहते हैं कि वो हमारे प्लेनेट को भी डैमेज करती है। सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग, इतनी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, इसी ईगो के चक्कर में ही तो लड़ी है। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी सरेंडर से आती है, जो कि नॉन पॉल्यूटिंग है, हार्मोनियस है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस चैप्टर के कोर मैसेज की बात करूँ तो पेन कहाँ से आता है? रेजिस्टेंस से। लेकिन पीस कहाँ से आता है? समर्पण से, सरेंडर से। फ्रीडम कहाँ है? प्रेजेंस में। पावर कहाँ है? बीइंग में। सरेंडर कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक लाइव्ड रियलिटी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एकार्ट टोले एक बहुत ही पावरफुल लाइन बोलते हैं, यू नो यू हैव सरेंडर्ड व्हेन यू नो लॉन्गर नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन। वेल फ्रेंड्स, ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास इस पूरी बुक को समराइज करने का। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।